अच्छा, पता है क्या है, मैं अब आकाश, पहले तो वो चीज़ बताना चाहूँगी मैं अपने बच्चों को कि जो आकाश को भी नहीं पता, ये मेरा पहला स्टूडेंट है। मतलब जैसे फॉर्मल स्टूडेंट की मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया था कि तुम्हें पढ़ाना है। मेरी शादी बड़ी जल्दी हो गई, मतलब आई वॉज अबाउट टू, मतलब मैं 20 साल की होने वाली थी तो जब मेरी शादी हो गई, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, पढ़ाना नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं करना और घर संभालो आप। अच्छा, मैंने यहाँ 2 महीने कोशिश करी कि हाँ मैं घर संभालूं, घर संभाला भी, लेकिन वो एक बड़ा मोनोटोनस जॉब लगा मुझे कि वही, मतलब वही किचन, वैसे ही खाना, एंड अप डूइंग नथिंग, कुछ क्रिएटिव नहीं। कि भाई एक मन करता है कि हाँ, जब मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे कुछ मन करता था कि हाँ मैं कुछ करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, सब कुछ है हमारे पास, तुम बस शांति से बैठो, घर संभालो। अच्छा, वहीं मेरे हस्बैंड ने ना एक दिन मुझे ये बोला, जब मैं कुछ नहीं करती थी, फिर मैंने, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बोरियत, कुछ जिसके अंदर जील होता है वो कुछ करना चाहता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोला कि सारे दिन तुम करती क्या हो, या तो टीवी देखने का काम है तुम्हारा, और या फिर बस फोन पे गपियाने का काम है, कुछ भी नहीं करती तुम तो उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे को यार कुछ करना चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव। तो देन आई थॉट कि मैं शादी से पहले भी आई यूज टू टीच, तो क्यों ना मैं टीचिंग करियर परस्यू करूं, दोबारा से सोचूं कि हाँ मुझे पढ़ाना है। तो मैंने वही अनुमति मांगी कि राहुल बताइए, मैं पढ़ा सकती हूँ क्या। राहुल ने कहा ऐसा है कि ये तो हमारी ना परिवार के नाक काटने वाली बात हो जाएगी कि हमारे घर में तो कोई बहू पढ़ाती नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते हो कहीं। तो स्टिल ना हो गई, तो मैं फिर भी अब मेरा मन बहुत उदास। फिर मैंने राहुल के पापा, यानी मेरे फादर इन लॉ, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पापा देखो, मैं बहुत बोर होती हूँ कि मतलब मुझे कुछ काम करना है पर मैं क्या करूँ, और मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर बेटा, हमारे घर के भी, क्योंकि हमारा बिजनेस क्लास फैमिली है कि सारे बच्चे हैं, तू हमारे घर के बच्चों को ही पढ़ा दिया कर। अच्छा, मैं बड़ी राजी, मैंने कहा चलो कुछ तो है, अब कुछ तो किचन से हटकर काम है कि भाई किचन में ही नहीं है खाली कि मैं कुछ काम करूंगी। आई स्टार्टेड टीचिंग। अब घर के बच्चों को मैंने, मेरी देवर, मेरे देवरानी, मेरे मतलब बहुत लोग मेरे से पढ़े हुए, मेरे से बच्चे मेरे से पढ़े हुए। देन वन फाइन डे मेरी चाची जी, मतलब राहुल की चाची जी, मेरी चाची जी हैं, मेरे हस्बैंड की चाची जी, तो उन्होंने कहा कि एक तू अगर कहे तो मैं, एक मेरी एक हमारे एक फ्रेंड हैं और उनका बेटा है, तो उनको पढ़ाना है, एंड दे आर इन अ लुकआउट, और आप मेरे ख्याल से बल्लगढ़ ही रहते थे। बल्लभगढ़ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको पढ़ाना है, बताओ, मैं पूछूं उनसे, बात करूं, अनीता चाची जी। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि हाँ चाची जी आप बात करो। तो मैंने कहा लेकिन यहाँ घर वालों को कौन संभालेगा। तो कहते हैं देखो, घर वालों को ये बोलेंगे कि हमारा ये बच्चा है, ये मेरा ही है कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। तो मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, देखो घर वालों के, हम अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे रिजल्ट्स भी चलो आते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ता। मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, जैसे मान लो मैंने आकाश को पढ़ाना स्टार्ट किया, आकाश आया, ये इतना पतला दुबला सा बच्चा, मुझे आज भी याद है, मेरा ड्राइंग रूम होता था और मैं साथ में बैठती थी इसके, और ये आया और आवाज़ भी नहीं निकलती थी इसकी, बहुत, अभी भी बहुत पोलाइटली बोलता है, बहुत धीरे बोलता है। तो ये आया, बैठा, मैंने कहा हाँ बच्चे बताओ क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। 11th में आया था ये मेरे पास, इट वॉज 2006। तो जब ये आया तो वी स्टार्टेड। अब 11th करी इसने, एंड ही वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, ही वॉज नॉट अ वेरी, ऐसा जैसे कि भाई कॉन्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना ये लगन बहुत थी, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्किंग था ये। मतलब इसके साथ ये था कि मैं काम कराऊंगी तो ये काम मेरे पास करके लेकर आएगा, बल्कि उल्टा ज्यादा ही करता था ये, जितना मैं बोल रही हूँ ना, जितना मतलब ये करके आता था। और ये ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर द डाउट्स, टू विच आई ऑलवेज लव्ड। आई यूज टू वेट फॉर हिम, कब मेरा बच्चा आएगा, कब मेरा, आई यूज टू पैक माई किचन जल्दी जल्दी, क्योंकि वो टाइम क्या होता था, वो मेरे हस्बैंड से मैं बच के पढ़ाती थी।
कि वो टाइम ही देते थे हम आकाश को जो टाइम फैमिली का, स्पेशली राहुल का, मेरे हस्बैंड का होता था। बिकॉज माई इशू वॉज वेरी स्मॉल देन, इशू बहुत छोटा था मेरा, उसको भी संभालना था। तो ये जब जब आता था ना तो मैं चुपचाप ड्राइंग रूम का पीछे से दरवाज़ा खोला, इसको बिठाया, एंड आई यूज टू लव हिम टीचिंग, मतलब आई यूज टू लव टीचिंग हिम। ये सच, मतलब मेरा ऐसे जैसे दिल का एक बार ना टुकड़ा आ गया बस मेरे लिए, तो सच अ प्लेजर टीचिंग हिम। तो अब मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज उसी बच्चे को अपने सामने, एंड ही इज़ अ लॉयर नाउ, एंड मतलब इसकी जर्नी जो ये आपके साथ शेयर करेगा, मतलब हैट्स ऑफ है आकाश, एंड थैंक यू। नो वर्ड्स, मतलब मेरे इमोशंस मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। आपने इतना कुछ बोल दिया। तो ओवर टू आकाश। अब आकाश बताओ भी, आप ये बताओ, जब आप मेरे पास 11th में आए तो क्या सोचा था कि आपने, कि आप लॉयर बन जाओ? आप लॉयर का भी सोचा था कुछ? मैं 12th में, जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट करी थी, तो इनफैक्ट 12th में ही मैं क्लैट गया था, क्लैट के लिए प्रिपरेशन के लिए। ओके और करियर लॉन्चर में कई सारे सेमिनार्स भी लिए थे मैंने। ओके। हाँ, और उसके बाद मन था कि मैं लॉ करूं, सिंस मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, ताऊ जी भी हैं, अच्छा ब्रदर भी हैं, बट उनको था कि नहीं सीए करनी है तूने। अच्छा, वही जैसे जो कॉमर्स में होता है कि हाँ हमें तो सीए ही करनी है। कॉमर्स लिया तो सीए करनी है। राइट। फादर की वजह से ही मैंने सीए ऑप्ट करी। ओके। सीपीटी दिया, बाई चांस की बात है वो क्लियर हो गया। उसमें शायद मेरा स्कोर था 138 समथिंग आउट ऑफ 200। ओके। वो क्लियर हो गया तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं सीए ही करो। ऑल्दो मेरा लॉ का क्लैट भी वो क्लियर हो गया था उस टाइम। अच्छा अच्छा, साइमल्टेनियसली आप क्लैट भी कर रहे थे? हाँ। ओके। और क्लैट सिर्फ नहीं, कॉलेज तो कई सारे मिले थे उस टाइम पर, बट वो काउंसलिंग के लिए फादर ने फिर मना कर दिया कि नहीं जाना। ओके। क्योंकि रिजल्ट सीए का पहले आया था मेरा, तो सीए के लिए फिर मैंने परस्यू कर लिया। आईपी यूनिवर्सिटी में भी मेरा एडमिशन करा दिया था फादर ने उस टाइम। अच्छा। अगर नहीं होता है तो आईपी यूनिवर्सिटी की सबसे पहले काउंसलिंग आई थी। ओके। तो मैंने वहाँ बीबीए ज्वाइन किया था उस टाइम। ओके। तो मल्टीटास्किंग चल रही थी ये तो। ओके ओके ओके। फादर ने ही सारे फॉर्म्स भरवाए थे, सब कुछ करवाया था। ओके। हाँ, बट लॉ ही मैं करना चाहता था उस टाइम भी। अच्छा, 11th में भी सोचा था कि मैंने लॉ ही करना है? जब 11th में कॉमर्स, कुछ आइडिया मेरे को ना 12th में लग गया था कि ओके। हाँ मेरे को लॉ में जाना है। अच्छा। क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ते हुए वो जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए। ओके ओके। हाँ, बट फिर फादर की वजह से मैं गया, सीए परस्यू किया। ओके। तो मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उस टाइम पर। सीए सीपीटी होता था, हाँ, फिर सीए पीसीसी होता था। अच्छा। पीसीसी से पहले आपकी मतलब क्या होता था कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी जस्ट आफ्टर सीपीटी। ओके। अच्छा, सीपीटी के तुरंत बाद ट्रेनिंग भी होती ट्रेनिंग थी? स्टार्ट होती ओके। तो वो करीब 1.5 साल की मैंडेटरी थी या 2 साल की थी उस टाइम पर। हाँ, तो वो मेरा फिर सीए पीसीसी भी क्लियर हो गया था। और फिर मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू हुई 1.5 साल और 3.5 साल की ट्रेनिंग वो हो गई। अच्छा। तब तक मेरी बीकॉम भी डीयू से एसओएल से कंप्लीट हो गई। अच्छा, मतलब साइमल्टेनियसली यू वर डूइंग ग्रेजुएशन और फ्रॉम ओपन, क्योंकि सीए के साथ अलाउड नहीं था। ओपन उस समय अलाउड नहीं था, मेरे ख्याल से अब तो अलाउड है। अब अलाउड है, उस टाइम पर नहीं था। तो वो कंप्लीट करने के बाद मैंने चुपचाप फॉर्म भर दिया डीयू का। ओके। तो वो डीयू का भी एंट्रेंस क्लियर हो गया। अच्छा। ओके। डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ सीएलसी। ओके। वो क्लियर हुआ तो मैंने किसी को बताया नहीं, बट जब आ गया कि भाई काउंसलिंग भी है अब फीस भरनी है, तो मैंने फिर डिस्क्लोज किया। बताना पड़ता है। ओके ओके ओके। तो फिर अब सारे घर वाले अगेंस्ट थे, वो ये बोल रहे थे कि सीए भी करोगे लॉ भी करोगे तो 2 नाव में पैर डालोगे तो कैसे सरवाइव करोगे। और लेकिन आजकल तो वैसे सीए के साथ लॉ कर लेते हैं ना? सीए के बाद करते हैं, 2 डिग्री आप साथ में नहीं कर सकते। अच्छा। ओके। तो इसलिए फिर मेरे को सीए और लॉ में से एक चूज करना था। ओके। तो इसलिए मैंने सीए फाइनल का कभी अटेम्प्ट ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा क्लियर हो गया था डीयू का। अच्छा। एलएलबी। ओके। और कैसे कन्विंस किया पापा को? कन्विंस ये हुआ कि मैं कमरे में बंद हो गया। सीरियसली यू डिड दैट? ओके। फिर मैं बाहर ही नहीं आया, मम्मी ने भी बोल लिया। फिर जब गुस्सा हो गया तो मैंने शीशे में ऐसे मारा। You were never a violent student.
लेकिन ये है कि बगावत करनी पड़ती है भाई, करनी पड़ती है, बिल्कुल। उसके बिना तो उसके बगैर होता नहीं है। होता। आज भी निशान है देखो। अच्छा, मतलब शीशा ये वो टूट गया था, टूट वो गया, फिर ओके। एकदम से ब्लड मतलब कि ब्लड पेरेंट्स बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, पापा मान ही नहीं रहे थे। मतलब वो सब जो हुआ ना, वो 5 से 6 घंटे के स्पैन में सब हो गया। मतलब कोई चीज अगर पानी होती है ना तो मेहनत करना तो तो पड़ता करना है है। स्ट्रगल, राइट। तो फिर फादर आए, मम्मी ने बुलाया कि नहीं ऐसे ऐसे हो गया, आप आ जाओ। फिर पापा ने बोला कौन मना कर रहा है तेरे को, हमने तो मना किया ही नहीं, तो सही। क्लियरली बता तू करना क्या चाहता है। तो उन्होंने फिर बैठ के बात करी, सबको बोला नहीं करना चाहता है तो ये करेगा। नहीं तो एक बार बताओ, जैसे सीए है ऐसे ही लॉ है, तो पापा क्यों मना कर रहे थे लॉ के लिए, बल्कि लॉ इज ऑल्सो अ प्रेस्टिजियस कोर्स। मे भी उनको लगता होगा कि सीए बेटर है। ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कॉमर्स लेते हैं हम्म, बच्चे, उनके लिए ना पहली बात जो उनके दिमाग में आती है, हर पेरेंट के भी, क्योंकि वही पुराने सालों से कॉमर्स है, अकाउंट्स है, दैट मीन्स सीए। मेरे ख्याल से ये छपी हुई है पेरेंट्स के दिमाग में। ये है, मगर फादर को यही था कि नहीं सीए बेटर है तो सीए करो तुम। Okay. और तुम्हारा क्लियर भी हो गया, किसी का होता नहीं है क्लियर, क्योंकि मेरे साथ काफी सारे लोग थे उनका क्लियर नहीं हुआ था। और टचवुड मैंने जो एंट्रेंस दिया वो मेरा क्लियर हुआ है। अच्छा, ये जो जैसे तुम कह रहे हो कि मैंने एंट्रेंस दिया क्लियर हुआ, इसमें अब तुम अपना हार्डवर्क कहते हो कि मैंने बहुत हार्ड वर्किंग था, इस वजह से हुआ, एक डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी मैंने सिर्फ ये रखी थी उस टाइम, मैंने न्यूज़पेपर कंटिन्यू मतलब मैं पढ़ता ही पढ़ता था। क्योंकि एंट्रेंस में जीके भी आती है आपकी, करंट अफेयर्स आते हैं, राइट। और लॉ से रिलेटेड तो मैं फिर सीए में पढ़ ही रहा था। लॉ में सब्जेक्ट था स्टार्टिंग में, सीपीटी में मेरे ख्याल से मर्केंटाइल होता है लॉ में ना एक कंपनी लॉ, राइट। कंपनी लॉ भी होता है लॉ में। अदरवाइज सीए में भी हम पढ़ रहे थे मर्केंटाइल लॉ, बीकॉम में कंपनी लॉ आया था, और भी इस तरीके की चीजें थी उसमें। और नहीं, बीकॉम में जैसे अभी जो आकाश होता है ना, कंपनी लॉ या मर्केंटाइल लॉ, वो होता है, लेकिन बच्चे मेरे ख्याल से आजकल ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट को उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते। मतलब वो क्या पढ़ते हैं कि इतने हमें इतने नंबर चाहिए, बस हमें पास होना है। मतलब इट्स ऑल अबाउट डिग्री, इट्स नेवर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, या हमें किसी कोर्स में आगे मदद मिलेगी ये पढ़ के। मेरा तो जब सीए के टाइम भी था तो मैं क्या करता था कि हमारा जो रूटीन शुरू होता था सुबह 4 बजे शुरू होता था, क्योंकि 6 बजे 6:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी आईटीओ। अच्छा, ओके। तो यहाँ से कैब लगी हुई थी हमारे लिए, क्योंकि सुबह जो फर्स्ट ट्रेन थी लोकल ईएमयू वो 6:30 बजे होती थी। अच्छा, ओके। तो कैब से जाते थे हम, यहाँ से 4:30 5 बजे निकल जाते थे, 6 बजे पहुँचे, 6:15 से क्लास स्टार्ट। क्लास के बाद फिर हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो वहाँ से हम दोबारा ईएमयू लेते थे, फिर यहाँ फरीदाबाद आते थे। और मेरे ख्याल से अब तो ये सब चीज़ें बड़ी इजी हो गई हैं, क्योंकि अब फरीदाबाद में ही हो गया ये सब कुछ। फरीदाबाद हो गया, प्लस मेट्रो भी हो गई है, और ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। उस टाइम ये नहीं था। ओके। तो ट्रेनिंग करने आता था मैं शुभम टावर में, मेरे सीए होते थे। मुझे याद है जब ये कुछ एसआरएस का कुछ हुआ था, तो यू वर द वन, मेरी शायद नहीं, आपसे नहीं, मेरी शायद विनीत से बात हुई थी, तो तब वो ऑडिट्स कर रहे थे यहाँ के। मैं भी ऑडिट्स ही करता था यहाँ पर। जब एसआरएस का ये जो स्कैम वगैरह जो काफी हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये 8-10 साल पीछे से लॉसेस में जा रही थी कंपनी इनकी। हमारी कंपनी तो प्रॉफिट में थी, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट थी हमारे पास जिस कंपनी की, वो तो ठीक थी। और कुछ कंपनीज की इंटरनल ऑडिट थी, अच्छा, जो मेरे सीनियर थे उनके पास। ओके। फिर हम 10:30 मतलब करीब 11 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक उनके पास काम किया। ओके। उसके बाद दोबारा ट्रेन ली, ओके। दोबारा दिल्ली गए, इवनिंग क्लास ली। ओके। उसके बाद 11 बजे पहुंचते थे हम फिर। मतलब बड़ी हार्ड वर्किंग लाइफ हो 2 गई। कोचिंग होती थी, और प्लस ये इंटर्नशिप करनी है यहाँ पे। तो ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई पैशन था तुम्हारा, इस वजह से तुम कर पाए? इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट आने लग गया था फिर सीए में भी। ओके। और अकाउंट्स के वो कंसेप्ट आपने क्लियर किए थे। मतलब 3 ही प्रिंसिपल हैं जो आप हमेशा से बताए, वो आज तक काम आते हैं। राइट। हाँ, क्योंकि अब मैं लॉ में भी क्या कर रहा हूँ कि मेरे वाइट कॉलर क्राइम मेन है फील्ड। ये थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हमारे बच्चे सुनना चाहेंगे। क्योंकि ईओडब्ल्यू है एक विंग, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ओके। तो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में बताता हूँ कि अगर मैटर 3 करोड़ से ऊपर है तो ईओडब्ल्यू में जाता है। अच्छा, ठीक है। और फाइनेंशियल क्राइम है कोई, मतलब फ्रॉड कहाँ किया, पैसे कहाँ चले गए आपको नहीं पता,
ओके। तो वो लोग इस चीज़ को मतलब ऑफेंस को देखते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ें समझते हैं अकाउंट से अच्छा। रिलेटेड। ओके। हाँ जी। तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेट में हो गया ना, कॉर्पोरेट लॉ। मतलब नहीं, कॉर्पोरेट लॉ तो मतलब कॉर्पोरेट पर जो जो लॉ एप्लीकेबल है दैट इज कॉर्पोरेट लॉ। ओके। तो ठीक ये है। जो ऑफेंस आप कर रहे हो, ये किसके अगेंस्ट कर रहे हो, मतलब कौन कर रहा है? अब सपोज करो कि अब एक कंपनी है, या तो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है। जो लिस्टेड कंपनी है उसने लोगों ने पैसा अपना लगाया और वो पैसा आपने गायब कर दिया। ओके। ठीक है। जैसे मोदी का ही लगा लो, कि भाई नीरव मोदी और माल्या वो सारे के सारे यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो सारे के सारे स्कैम्स देखते हैं, या तो ईओडब्ल्यू देखेगी, ईओडब्ल्यू से ऊपर आती है ईडी। ईडी। हाँ जी। ओके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके। वो चेक करती है। फिर एसएफआईओ आ जाती है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ओके। जो कि कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग ही है। ओके। कंपनीज एक्ट में दे रखा है, एसएफआईओ बनी है, उससे पहले इसको कुछ और नाम था, अब एसएफआईओ कहते हैं। ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, आप देखो। फिर उधर से इनकम टैक्स भी आ जाता है, तो सारी एजेंसी साथ में काम करती हैं। अच्छा। ओके। सेम इज द केस विद द एसआरएस। ओके। तो ये जो तुम्हारा फोटे है वो किस में है, मतलब यू आर? वाइट कॉलर क्राइम है, आई एम एन एडवोकेट। ओके। ठीक है। एडवोकेट और लॉयर में ये डिफरेंस है कि लॉयर वो पर्सन है जिसके पास लॉ की डिग्री है, ठीक है। और एडवोकेट वो है जिसने बार के साथ एनरोल किया है अपने आप। वो बैरिस्टर वगैरह पहले होते थे, बट वो एडवोकेट की डेफिनेशन में सब इंक्लूडेड है। जैसे फॉर अ कॉमन पर्सन लॉ कोई सुनता है तो एक तरीके से वही कोर्ट, हमें तो वो मूवी याद आ जाती है कि माय ऑनर माय लॉर्ड, इसने ये किया। हाँ। केसेस या सिविल केसेस जनरली डील कर रहा है। हम्म। तो एक बार आप वैसे ही इन जनरल पूरी लॉ का वो समझा, मतलब लॉ हैज आई थिंक डाइवर्स थिंग्स ना, बहुत बहुत सारी। ज्यादा है। एक बार बहुत वैसे सिंपल उसमें कि ये 3 टाइप की चीजें होती है, आप कौन सी पर्टिकुलर टाइप की चीज करते हो, बाकी दोनों क्या है। तो एक बार अगर आप कुछ अब जैसे आकाश, ये जो स्टूडेंट है हमारा, ये अभी बताओ आपकी क्लैट का ये कर रहा है। ओके। तो एंट्रेंस पर आप ध्यान दो और एनएलयू फिर क्रैक कर सकते हो। हमारे फील्ड में करंट अफेयर्स के लिए वो बनना है, तो वो लोग हर वीक का हमें वो पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरे वीक की करंट अफेयर्स बाकी क्लास होती है। अच्छा, इनको ये पीडीएफ ये जो मिलता है वो पढ़ना चाहिए, ये जो करंट ये जो न्यूज़पेपर आता है, जैसे कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो? नहीं, आपको स्कैन करना सीखना पड़ेगा। वही, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर होता है, क्योंकि आपको स्कैन करना सीखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले सुबह सुबह एक तो आप जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। अगर आप 5 बजे उठ जाओ तो मतलब आपका फर्स्ट हाफ 10 बजे तक खत्म हो जाता है। अब मेरा फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है। ओके। दिस इज माई सेकेंड हाफ, और मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे 9 बजे से। मैं 10 बजे आके देख के यहाँ से गया हूँ, फिर उनको सी ऑफ करके आया हूँ कि चलो मैम अब टाइम Okay. लगेगा मेरे को, मैं बाद में मिलता हूँ। वैसे ये आपने बहुत अच्छी बात करी, पर मैं बताऊं, जैसे आई एम ऑल्सो एन अर्ली राइजर, तो अर्ली राइजर इससे क्या होता है कि आपको टाइम बहुत मिलता है, पूरे एक दिन में बहुत टाइम मिलता है। और दूसरी बात जैसे होता है ना कि हम जैसे छत पर जाते हैं, मेरा जैसे छत है तो वहां पर सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। नथिंग बेस्ट देन तो आपका आप मतलब क्या स्टार्टिंग से जब से पढ़ रहे हो 11th 12th से लेकर अभी तक, फिर आप मतलब आपने नहीं, स्टार्टिंग से consistency तो maintain करी है नहीं, सुबह? कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि क्लासेस के लिए तो उठना ही होता था। हाँ, उसके बाद ये भी टाइम आया कि मैं 10 बजे भी उठाऊँ बीच में। हाँ, तो ये भी मतलब एक नहीं 2 या 3 साल रहा है मेरा रूटीन बीच में। बट फिर उसके डीमेरिट्स भी दिखे हैं कि चीज़ें मिस होने लगती हैं, और फिर हमेशा रश रश में रहते हो आप। राइट। कि नहीं अब यहाँ भागना है, अब मतलब लाइफ का कंट्रोल चला जाता है। अब आपको जैसे प्लान किया आपने कि ये काम करना है, ये करना है, राइट। वो 4 चीजें फिर आप अगर सुबह उठ रहे हो टाइम से तो हो जाएंगी। अदरवाइज लगेगा कि नहीं यार ये भी मिस हो गई, यहाँ आधे घंटे लेट पहुंच रहे हो, यहाँ 1 घंटे लेट Right. पहुंच रहे हो। हाँ, और एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है शायद जल्दी उठने से ना। साल से लॉयर हो तो आपने तो भी सोचा कि जुडिशियल के पेपर आगे लेंगे। हाँ, जुडिशरी मैंने दिया था ना 2016 में, तो इनफैक्ट मेरा प्री भी ये लगा लो क्लियर हो जाता अगर मेरे मार्क्स इवेलुएट करते, बट वो पेपर कैंसिल हो गया।
कोरोना मेरे ख्याल से। नहीं, कोविड में नहीं, 2016 की बात कर रहा हूँ। ओके तो हरियाणा जुडिशरी में वो पेपर लीक हो गया था ओके ओके। और एलिगेशंस तो रजिस्ट्रार के अगेंस्ट भी हैं। मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी सब जुडिस है। ओके, तो एक वो बताओ, जैसे अभी जिस आप फील्ड में हो, यू आर डूइंग लॉ, वैसे तो बहुत जिज्ञासा है कि लॉ मींस मतलब इट्स कि एक बार आप लॉ की पूरी दुनिया थोड़ी समझा दो फॉर अ सिंपल पर्सन। क्या पावर ट्रिप है, क्या रेपुटेशन की है, कैसा लगता है मतलब कोर्ट जाके कि आप और आपसे जो मिल रहे हैं मतलब फील आते हैं ना? Right. ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले आप ये आंसर करो। देखो, लॉ मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ कि लॉ हर जगह है, ठीक है। यहाँ आप बैठे हो, दिस इज ऑल्सो लॉ, ठीक है। या तो आपका खुद का प्रेमिसेस है या रेंटेड प्रेमिसेस है, ठीक है। दोनों ही लॉ ही गवर्न करेगा। भाई आपने रजिस्ट्री कराई है, वो भी एज पर लॉ कराई है। आप ओनर हो, एज पर लॉ हो, ठीक राइट है। या रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट होगा, कुछ टर्म्स कंडीशंस होंगे। राइट। सो दिस इज ऑल लॉ। यहाँ से आप बाहर निकलोगे, रोड पर जाओगे, ट्रैफिक लॉ आपने फॉलो करना है, दैट इज ऑल्सो लॉ, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो तो दैट इज लॉ, ईच एंड एवरीवेयर इज लॉ। बट लॉ आया कहाँ से है वो समझना है कि हम ही जैसे लोगों ने मिलके रूल्स बनाए थे ताकि एक सोसाइटी सिविलाइज्ड फॉर्म में रहे। दिस इज ऑल लॉ। वो किस तरीके से मतलब लोगों की कन्वीनियंस है या फिर लोग ठीक रहेंगे, वो मेजोरिटी ने ही गवर्न किया है, वो लॉ बनते चलेगा। अब इस चीज से देखोगे तो इसका बेसिस क्या है लॉ का, वो समझ लिया तो लॉ समझना आसान हो जाएगा। भाई आईपीसी आया है, इंडियन पिनल कोड, तो किस लिए आया है, क्या क्या ऑफेंसेस हैं। भाई अब जैसे नया लॉ आया है, जो बात हो रही है राज्यसभा में भी प्रेजेंट हुआ है, सारी चीजें हुई हैं, तो उसमें भी सिडिशन लॉ को खत्म करा है। अच्छा, ये क्या है? सिडिशन लॉ देशद्रोह के, जैसे कन्हैया कुमार वाला मैटर है, ओके वो सारा तो पहले अंग्रेजों के टाइम पर जो भी कहता था कि नहीं भारत माता की जय, चलो जेल चलो, आप सिडिशन कर रहे हो आप, ओके। ठीक है। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब सिडिशन लॉ डिफाइंड नहीं है क्या है, बट आप देखते हो कि जो पहले से अंग्रेज थे वो अपने हिसाब से मोल्ड करते थे चीजों को। तो ये जो लॉ में रूल्स बने हुए हैं आकाश, ये पहले जमाने के मतलब जो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं उसी को अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं? अमेंडमेंट्स आती रहती हैं काफी। ओके, इसी को हाँ, अमेंडमेंट्स कहते हैं कि amendments हाँ। कहते हैं। ओके ओके। टाइम के हिसाब से जो जो चेंज होते हैं, जैसे निर्भया केस के बाद काफी लॉ में चेंज हुआ और स्ट्रिंजेंट हो गया लॉ काफी। तो बेसिकली ये जो चेंजेस भी लाता है, ये कौन लाता है? जो जुडिशरी का इंटरनल सिस्टम है? जुडिशरी चेंजेस नहीं लेके आती है, जुडिशरी का काम तो अलग है। Okay. देयर आर 3 पिलर्स जो कि अलग अलग काम करते हैं। ओके एक ने बना दिया, एक ने एग्जीक्यूट कर दिया, एक ने जज किया कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे। ओके, तो इसके जो चेंजेस हैं, ये मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल पब्लिक, जो कॉमन लोग हैं, उनकी मेरे ख्याल से उनके प्लिया पे होता होगा कि हाँ ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे अब निर्भया का ही लगा लो कि सब लोग बाहर आ गए थे, ठीक है, कि भाई सबने आंदोलन किया, फिर मतलब सबने सजेशंस दिए, लॉयर्स की तरफ से भी, लॉबी की तरफ से सजेशन गए कि भाई ये चेंजेस हैं, आपको कंसिडर करने चाहिए, तो लॉ स्ट्रिंजेंट हो गया, ठीक है। अब और स्ट्रिंजेंट हुआ है जो नया। नहीं, तो एक बात मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे अब आप लॉ कर रहे हो, अब आपको पता भी, आप अंदर डेप्चर घुसे हुए हो उसमें। जैसे रेप केसेस होते हैं इंडिया में, मेरे ख्याल से बहुत मेजॉरिटी इट्स फ्लडेड विद दिस। तो एक रूल ऐसा क्यों नहीं बनाते यहाँ पर कि एक बार तो ये इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो पकड़ा जा रहा है उसको आप इम्प्रिजनमेंट नहीं करना, उसको गोली मारनी है। नहीं क्यों? क्योंकि दिस इज लाइक, नहीं दिस इज एक्चुअली नॉट एन ऑफेंस, इट इज। तो एक हम अगर वैसे भी कैटेगरिकल भी देखें तो ये तो एक तरीके से पाप ही है। नहीं, दैट वी एग्री, हाँ। बट जैसे बोला उन्होंने फॉल्स केसेस, तो हु विल जज इट कि वही फॉल्स है या नहीं है। बट व्हेन इट्स डन ना। अब जैसे यहाँ पर जो कल्प्रिट्स पकड़े गए थे, वो अभी भी उनमें से मतलब कई तो पकड़ने में भी कितना लेट हो जाता है, द सिस्टम गेट्स टू लेट। हमारा जो सिस्टम है, लॉ है, वो इस बात पर बेस्ड है कि किसी मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए, अगर कोई गुनहगार है तो वो छूट जाए। अच्छा, ठीक है। और सबके लिए फेयर ट्रायल होना जरूरी है, ओके। बिकॉज जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। मतलब दिखाई देना चाहिए कि हर जगह जस्टिस होना चाहिए, कोई उंगली ना उठा दे
कि भाई हमने जस्टिस नहीं किया है। बिकॉज आप देखोगे जो हमारी न्यायमूर्ति है वो आंखें ऐसे बंद है, ठीक है, वो तराजू में तोलती है कि भाई किसने क्या बात बोली, किसने क्या बात नहीं बोली। उसके बाद दूसरे हाथ में है स्वॉर्ड, उसके बाद गला काटती है। ओके। सो ये अच्छा, तरीका मतलब है। जो कल्प्रिट है उसके हिसाब से भी सोचा जाए कि वो फेयर ट्रायल तो तभी मिलेगा ना, आपने उसको मौका नहीं दिया, उसको क्या बात रखनी थी क्या नहीं, तो आप कहते हो जितनी बात रखनी है रख, हम तेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बार नहीं 10 बार ले लें। तो अभी एक रिसेंट केस हुआ था, दैट वाज इन बिहार। ओके। रेप केस में 1 दिन में सजा दे दी थी। ओके। दिस वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय अपर जुडिशरी। इट वाज क्रिटिसाइज्ड। यस, बिकॉज आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। क्या चार्जेस थे आपके अगेंस्ट में, किस सर्कमस्टांसेस में हुआ, आपने उसको अपॉर्चुनिटी बट द केस वाज प्रूव्ड कि इट वाज अ रेप। नहीं, इट वाज प्रूव कि आपको कुछ बोलना है बताओ, ठीक है, रिपोर्ट आ गई डीएनए की, हाँ Okay. प्रूव है, अब चलो खत्म। अच्छा, सर्कमस्टेंसेस वर नॉट एविडेंट। ओके। बिल्कुल। भाई आपको अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी ना कि किस सर्कमस्टांसेस में हुआ। भाई आप सपोज करो किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, और वो अपने आप को बचा रहा था या मारने आया था, किस इंटेंशन के साथ आया था। सी मेंस रिया एक बहुत बड़ा रोल है। मेंस रिया मींस मैन विद अ गिल्टी माइंड। सो हाउ विल यू प्रूव इट कि ही वाज एक्चुअली गिल्टी और नॉट इन हिज माइंड। तो Okay. प्रिपरेशन थी कुछ नहीं थी, वो किस नियत के साथ आया था, नियत बेसिकली मेंस रिया है। और ओके। फिर एक्चुअली उसके क्या एक्ट्स रिया, मतलब क्या एक्ट्स हुए उसके बाद, दैट इज ऑल। पर नियत तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई, इसको कोई जज कैसे कर लेगा, इसको कैसे, वो इसको सर्कमस्टांसेस बताएंगे ओके। कि आप भाई पहले से प्लानिंग करके आ रहे हो, तो आप चाकू लेके आओगे, कहीं से परचेज करोगे, या गन लोगे, कहीं से लोगे, सो विच शोज कि भाई यू वर प्लानिंग समथिंग। ओके। प्लान करने के बाद आपने एक्ट अपॉन किया है उस इंसिडेंट पे। दैट साउंड्स अगर कोई मर्डर वाला जैसे केस आपने बताया कि कोई किसका इंटेंशन नहीं है मर्डर करने का, बट वो एक तरीके से अपने आप को बचाने के चक्कर में मर्डर हो गया, तो ऐसे केस में क्या पनिशमेंट मिलती है? हाँ मिलती है। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ऐसे आती है कि भाई एक्टिस रिया नहीं है, तो जैसे एक्सीडेंट्स के केस में होता है, इंटेंशन है नहीं है, आपसे एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला मर गया, तो भाई किसी की डेथ तो हुई है ना, सो देयर हैज टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। और जो आपने तेज चलाया है ड्यू टू द रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स चलाया है, कोई गाड़ी आपने रैशली चलाई थी, नेग्लिजेंटली चलाई है, तभी एक्सीडेंट हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। या तो आप प्रूव करो कि भाई आई वाज मतलब ड्राइविंग इन माय लेन, जहां पर बैरिकेटिंग में कूद के आ गया तो एक्सीडेंट हो गया, दिस इज नॉट माय फॉल्ट एट ऑल, तो फिर आपके ऊपर वो भी सर्कमस्टांसेस नहीं लगेंगे। हाँ वो टॉट में आती हैं फिर सारी चीजें। कभी जो बाहर सिनेमा ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बाद हमने ये बताया था कि उसमें नेग्लिजेंस थी, पर उसमें बहुत मतलब वो थी गवर्नमेंट का पार्ट था, वहाँ पे ट्रांसफार्मर वो हो गया था, इस वजह से वहाँ आग लगी। वही सिनेमा हॉल वाला जो आप सिनेमा बता रहे हो, गदर मूवी का जो, हाँ। ओके ओके। उसमें वो बताया कि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, उस वजह से सिनेमा हॉल में आग लगी। अब उसमें अंसल ब्रदर्स जिनका सिनेमा था उनकी भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने 120 की टोटल कैपेसिटी में 180 लोग डाले हुए थे, पर उसमें उनकी इतनी गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो बस कैपेसिटी बढ़ाई थी और तो कुछ किया नहीं था। और उसमें जो केयर टेकर था उसकी गलती थी, वो बाहर से आग देख के बिना हॉल खोले, क्योंकि वो बाहर रहने के टाइम पे जो सिनेमा हॉल को लॉक कर देते थे बाहर से, ओके तो उसमें आग देख के डर गया, वो बिना लॉक करे भाग गया। ओके। तो वो उसमें बताया था कि इसमें किसी की मतलब किसी भी स्ट्रीट किसी एक बंदे की पूरी गलती नहीं है, पर इसमें सबकी मिलबांट की गलती है, वो बताया। लाइबिलिटी फिर उसकी इसी तरीके से फिक्स करी गई कि भाई इट वाज योर ऑडिटोरियम, योर थिएटर, और वहाँ पर एग्जिट गेट्स ज़्यादा होने चाहिए थे, वो नहीं थे, और वो बंद जो करके गए, तो देयर हैज़ टू बी सम लाइबिलिटी, क्योंकि लोग मरे हैं एक्चुअली, लोग मरे हैं, तो फिर लाइबिलिटी किसी ना किसी की तो होगी। राइट। आप ऐसे ही नहीं जा सकते कि नहीं वो तो उसने बंद मतलब गेट खोलना छोड़ दिया था, Right. मतलब नहीं खोला, नहीं, इस तरीके से लॉ काम नहीं करता। बेसिकली लॉ इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, जो कि सेंटिमेंट्स फिर सोसाइटी में इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। राइट। पहले पंचायत थी, खाप पंचायत, ये पंचायत, तो धीरे धीरे अब टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं। पहले उनका ही लॉ चलता था जब राइटिंग में कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे आकाश अभी इस समय हम तो खैर मूवीज में ही देखते हैं कि बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे जो बड़े लोग हैं पॉलिटिक्स, जैसे बड़े लोग इन सेंस वन हु आर रिच इनफ टू पे एंड मतलब डू व्हाटएवर
कि बड़ी बड़ी कुर्सियों को भी खरीद लिया, मतलब पैसा दे के, ऐसा कुछ होता है क्या वैसे नहीं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता। इन प्रैक्टिस? नहीं होता। ओके। हाँ, जैसे मूवीज में हम this is- देखते हैं जज खरीद लिया, लॉयर खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। Okay. मतलब इट्स ऑल फेयर, तभी कोई एलिगेशन ना लगे। अब आप एक एग्जांपल आपको ही देता हूँ मैं। आप कहते हो कि भाई आपकी किसी से दुश्मनी है, यू आर वेरी रिच, ठीक है, आपको इसने रेप किया है, ठीक है, आपने जज को पैसे दिए, एक दिन में गोली मार दी, हाउ डज इट साउंड? राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है कि फेयर ट्रायल मिले ताकि वो अपनी बात रख पाए। मतलब ये जो हम एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। मूवी में जो दिखाते हैं, जैसे मूवी इट इज ऑल आउटर थिंग कि इसके ऊपर नहीं रिलाय होना चाहिए। ओके। मतलब हाउ कैन कोई एक स्टूडेंट है जिसमें 10th से 11th 12th में जा रहा है, तो जनरली 10th के बाद तीन ही ऑप्शंस दिखते हैं, किसी को कॉमर्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, है ना, जो हमारा या ह्यूमैनिटीज जो भी काफी कम स्कूल्स में है फरीदाबाद में, ठीक है। तो अब उस समय कोई बंदा 11th 12th में, सपोज मैंने नॉन मेडिकल लिया तो मेरा माइंडसेट होता है कि मेरे को मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज ही जाना है, राइट। मेडिकल लिया तो माइंडसेट होता है कि डॉक्टर साइड ही जाना है। अब कॉमर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, सीए ये वो, तो अब कोई कैसे डिसाइड करे कि मेरे को लॉ की तरफ जाना चाहिए? मतलब हाउ टू चेक योरसेल्फ कि आई माइट बी गुड एट परसुइंग लॉ? स्टार्ट रीडिंग अबाउट लॉ। कुछ ना कुछ तो आपको देखो पता लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, परस्यू इट। अदरवाइज हर सिटीजन को लॉ के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, अगर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट ऐसे क्या, मतलब व्हाट शुड समवन रीड? मतलब ऐसी चीज क्या स्ट्राइक होती है एकदम दिमाग में कि पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं मैं। देखो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना, हाँ। तो हर एक चीज उसमें लॉ है। फ्रंट पेज से या तो किसी के अगेंस्ट चार्जशीट हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है, और अगर कोई डिफेमेशन भी है, किसी पॉलिटिशियन ने क्या स्टेटमेंट दी है, क्या लॉ पास हुआ है, वो सब कुछ न्यूज़पेपर में है। अगर आप न्यूज़पेपर को थ्रू कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब जो मुझे लगता है कि जो बच्चा रीजनिंग में इंटरेस्ट लेता है कि भाई ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो वो बच्चा मेरे ख्याल से परस्यू कर सकता है लॉ। क्योंकि आप जो जितने भी फैक्ट्स बता रहे हो आकाश, जैसे अगर ये हुआ, अगर ये इसके अगेंस्ट चार्जेस आप फाइल अप कर रहे हो, तो दे हैड टू बी अ रीजन अगेन व्हिच ही नीड टू एक्सप्लेन। स्कूल्स में कभी लॉ के ऊपर कभी ज्यादा कुछ पढ़ाते या वर्कशॉप से कुछ होता नहीं है कि कोई ऐसे वर्कशॉप्स एक्चुअली नहीं होती हैं। वर्कशॉप्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी जब गया था तो करियर लॉन्चर में मैं दिल्ली गया था, साउथ एक्स। अच्छा। उस टाइम हमने यहाँ से ऑटो लिया बदरपुर तक का, बदरपुर से फिर ऑटो ढूंढ के अच्छा, ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम एपीजे, यूज्ड टू बी एन एपीजे स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल भी आकाश मेरे ख्याल से स्कूल्स में तो कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट करते ही नहीं है, जिससे कि बच्चे को क्या होता है, काउंसलिंग होती है, बट काउंसलिंग इज जस्ट लाइक कि हाँ आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा फैमिली का देख लेंगे। लेकिन इस तरीके से जैसे लॉयर्स, किसी लॉयर को मिलाओ, किसी सीए को मिलाओ, या किसी और भी एकेडमिक फील्ड में जो भी अच्छा हो, कि वो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताए, ताकि बच्चे को ये पता चले हाँ मेरे को यार इस चीज को सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है। कि भाई पहली बात तो इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट जिसको आता है वो फिर मतलब स्कूल्स में तो मैं नहीं कह सकता आजकल क्या करा रहे हैं, बट हमारे टाइम पर भी कुछ चीज़ें, जैसे टीचर ने अगर कोई चैप्टर पढ़ाया, हमें इंटरेस्ट आया तो आई यूज्ड टू सर्च। उस टाइम ऑरकुट का था जमाना। हाँ, राइट राइट। ठीक है ना। उसके बाद इंटरनेट हमारे घर था, तो हम सर्च करते थे चीज़ें। फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरी तो मतलब क्यूरियोसिटी आगे गई। मतलब क्या पढ़ते हुए रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ये एडवोकेसी साइड या लॉ साइड इंटरेस्ट है? बिजनेस स्टडीज आपने बताया। बिजनेस स्टडीज भी, और प्लस मैं अपने ताऊजी को देखता था ना, जब वो डिक्टेशन दे रहे होते थे अपने स्टेनो को। अच्छा। उनका पूरा ऑफिस था, वो बुक्स वो मतलब उससे इन्फ्लुएंस हो गए। एक और ही अलग होता है ना। और मेरे ख्याल से जो आपकी यूनिफॉर्म, आपकी वो जो आप पहनते हो, वो आई कैन इजीली सेंस। ये कल परसों से बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि कल हमने जब ग्रुप में डाला भी नहीं था ना, तो इट वाज लाइक कि आपके वो स्टूडेंट आएंगे ना। इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो बस, लॉ अपने आप हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि इंटर्नशिप लॉ में इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप तो 12th के जस्ट बाद स्टार्ट हो गई थी। ओके। मतलब मैंने इंटर्नशिप जुलाई में स्टार्ट कर दी थी, बिल्कुल।
शायद रिजल्ट शायद हमारा तुम्हें जैसे तुम्हें ही मेरे आया। इंस्टीट्यूट से भी बहुत बच्चे मिलेंगे जो लॉ में, एक्चुअली क्या होता है, आज जैसे क्लास है, क्लैट की आज भी क्लासेस हैं, तो कईयों की मॉर्निंग बैचेस होते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू अटेंड एक्चुअली। तो मैं सुनना चाहते थे, बट सिंस दिस थिंग इज बीइंग शूट, तो ये तो जाएगा, लेकिन मेनी ऑफ देम दे वांट टू हियर फ्रॉम यू कि क्या हम क्या करें आगे। मैं तो उनको कहता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से समझोगे ना, चीज़ें उतनी जल्दी समझ में आएंगी और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने तो ऐसे वो कि कोई चीज आपको पता है कि वो हेल्प नहीं होगा, फिर उसके लिए फिर आप केस कर रहे हो। नहीं, आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते ना, ही इज योर क्लाइंट, और प्रिजम्पशन लाइज कि ही इज इनोसेंट, और लॉ भी कहता है। नहीं, मेरे को कैसे पता, जब तक ट्रायल नहीं होगा, सामने वाले ने कुछ प्रूव नहीं किया, हाउ विल आई नो। मतलब आप बिल्कुल कोरे होकर एक केस को देखते हो ना। तो बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। हाँ। मतलब बेसिकली एम्पैथेटिक बट प्रैक्टिकल करना पड़ता है ये। सो हाउ कैन, अब चलो मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल, एंड मैंने ऐसे ही मतलब न्यूज़पेपर में रीजनिंग में कोई इंटरेस्ट आ रहा है, मैं मूवीज देख रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि यार लोग जब लॉयर या जजेस, और उस समय क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ जनरली ज्यादा दिखता है, ये वाला साइड ऑफ लॉ इतना दिखता नहीं है कि तुम कॉर्पोरेट्स या फिर थोड़ा सा मॉनिटरी वाला लॉ, ठीक है। तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ यार इस फील्ड में शायद मेरे को इंटरेस्ट आ सकता है, एंड मैं बिजनेस स्टडीज भी जैसे आप बोल रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मेरे को लॉ के बारे में पढ़ने में, कंपनी लॉ पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। देन अब मेरे को पता लग गया कि मेरा इंटरेस्ट शायद है। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स, लाइक कुछ स्टेप, कुछ चेक पॉइंट्स कि मैं ये कर लूँ बिफोर फिनिशिंग माय 12th, जिससे कि मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊं कि अब मेरे को क्या क्या करना चाहिए टू गो इनटू दिस फील्ड, वो क्या है। देखो, आप पहले एक तो समझो कि कितनी फील्ड्स हैं लॉ में। हाँ, ये ठीक है। अब मैंने जो 3 साल के मतलब पीरियड में हमने पढ़े थे, हर साल हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स 30 सब्जेक्ट्स हमने पढ़े। मेनली आपको अगर सिविल समझना है तो सिविल इज जस्ट द प्रोसीजर, सिविल कोड जो हमारा है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी लॉ भी इसमें आ गया, ठीक है। इसमें आपका टॉर्ट भी सिविल कैटेगरी में ही आता है। टॉर्ट लाइबिलिटी, जैसे आप रोड पर जा रहे हो या फिर आपके मतलब पड़ोस में ही किसी ने कुछ फेंक दिया, या उसका कोई प्लांट था, या कुत्ते ने काट लिया, तो इस तरीके की जो भी लाइबिलिटी हैं वो टॉर्टियस लाइबिलिटी में आती है, ठीक है। वो कैटेगरी भी इसके अंडर आती है। आपका कोई और मतलब इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क आप यूज़ कर रहे हो, जैसे नाम का यहाँ कुछ नाम है, ठीक है, वो कोई और यूज़ करने लगे और नाम को मतलब पोर्ट्रे करने लगे कि भाई मैं मैम का नाम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में भी आ गया, वो भी सिविल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो सिविल और क्रिमिनल ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, बट इनको फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे अब फैमिली मैटर्स हैं, कुछ डाइवोर्स के हो गए, उसमें सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। अगर वो क्रुएलिटी का ग्राउंड बनता है, डोमेस्टिक वायलेंस का बनता है, दैट गोज क्रिमिनल वाली साइड। अदरवाइज जो डाइवोर्स है वो सिविल वाली साइड है, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, ये भी सारे सिविल वाली साइड है। तो क्रिमिनल में तो हार्डकोर क्रिमिनल जो आईपीसी में है वो आ जाता है। फिर आजकल अब पीएमएलए भी हो गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें इनफैक्ट सीएस, आईसीडब्ल्यूएस ये भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर जीएसटी का कोई भी फ्रॉड करता है तो अच्छा, जैसे ये बच्चा हमारा सीएस कर रहा है, बताओ आप अपने बारे में। पूछो। ओके। फिर इसी तरीके से मतलब या तो सीएस भी हो गया, ये भी पीएमएलए की कैटेगरी में, ये भी क्रिमिनल है। इनफैक्ट इनकम टैक्स में भी आप सिविल साइड भी है और प्रोसिक्यूशन भी है। आप जब तक टैक्स दे रहे हो और चीज़ें ठीक चल रही हैं, जैसे ही टैक्स नहीं दिया या कुछ आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम मिली तो वो सिविल मैटर बन जाता है। आपने वो रिकवरी हुई, उन्होंने बोला कि नहीं आपका टैक्स ₹1,00,000 नहीं 2,00,000 बनता है, आपने 1,00,000 तो दे रखा है, 1,00,000 रुपए नहीं दिया, तो 1,00,000 के लिए दे कैन लॉन्च प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू, दे कैन सेंड यू जेल, दैट बिकम्स क्रिमिनल। उसमें सिविल इम्प्रिजनमेंट भी है, मतलब इतनी हार्डकोर तो नहीं होती है पनिशमेंट, बट हाँ देयर आर प्रोविजंस। मतलब इसका कुछ ब्रॉडली वो होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि पर्टिकुलर केस में ये पार्ट क्रिमिनल आ जाएगा, ये पार्ट सिविल आ जाएगा, इसका कुछ एक डेफिनेशन होता है। अगर आपको जेल भेज रहे हैं
तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल है। सिविल में जेल ही कर सकते हैं। पैसे सिविल इम्प्रिजनमेंट बहुत कम होती है, बहुत कम सेक्शंस में, एग्जीक्यूशंस में है, इस तरीके से है। जहाँ पे जेल इन्वॉल्व है वो क्रिमिनल है। लेमैन के तरीके से समझाऊं तो ये है ओवरऑल। तो सिविल में कोई अगर डिफॉल्ट मतलब क्राइम करता है, सिविल क्राइम, तो उसकी क्या पनिशमेंट? पैसे देने होंगे, कंपनसेशन होगा, डैमेजेस कहते हैं, इंटरेस्ट दोगे आप, मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग मतलब अलग। वो मॉनेटरली गवर्न होते हैं वहाँ पे, कॉमन मतलब एक तरीके से ऑफेंस, और यहाँ पे जेल साइड ज्यादा होगा। क्योंकि जो सोसाइटी के अगेंस्ट में हार्श है दैट इज क्रिमिनल, ठीक है, और जो कि मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेट कर सकते हैं दैट इज सिविल। दैट इज सिविल। तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग कि इन दोनों में क्या क्या होता है, राइट? बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करें? एक बार समझ में आ गया कि अच्छा दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनमें ये होता है। नहीं, अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आप लॉ कर रहे हो तब तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिकल साइड, मतलब कोर्ट्स में जाओ, जजेस को सुनो। अब तो सब कुछ वर्चुअल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आप अभी लाइव हियरिंग देख सकते हैं, आज तो संडे है, बट आप लाइव हियरिंग मंडे को देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट की, ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। ओके। आप ऑनलाइन चेक करो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे हर कोर्ट्स की, जैसे साकेत कोर्ट की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ये तो आपने बहुत अच्छी लिंक्स चीज मिल बताई। जाएंगे। हाँ। तो हर कोर्ट में, सिविल हो, क्रिमिनल हो, हाई कोर्ट्स की मिल जाएंगी, आप लाइव हियरिंग देख सकते हो उस कोर्ट में क्या चल रहा है। आजकल तो यूट्यूब पर भी लोग डालने लगे हैं, मीम्स भी आने लगे हैं कि भाई ये हुआ था। तो कोर्ट भी ओपन है कि भाई सब देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है ये। ये लेवल में चलो मैंने देखना भी चालू कर दिया है, राइट? देन मेरे को पता लग रहा है, अच्छा ठीक है, क्या लड़ा जा रहा है, कैसे लड़ा जा रहा है, राइट? उसके बाद नहीं, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए है। देखो 11th-12th में आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग द लॉ। एक्चुअल लॉ में क्या लिखा हुआ है वो आप जब पढ़ोगे, इसके पीछे का रीजनिंग समझोगे, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा वो लॉ। पढ़ूं कैसे, कहाँ से पढ़ें? बुक्स में से। नहीं, अब जैसे आकाश, ये बच्चा अभी जैसे 12th कर रहा है, अब 12th के बाद अब जैसे आपने बोला कि आप इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप पढ़ते के साथ ये कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप 2 घंटे 4 घंटे के लिए चले जाओ, ओके। आपको एक समझ में आएगा कि फाइल किस तरीके से लगती है, पेपर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते बट हैं। लेकिन इसको एज एन इंटर्न रखेगा कौन? मैं तैयार हूँ। बहुत बच्चे हैं ऐसे तो। जितने बच्चे आ जाओ, मैंने ऑफिस नया बनवाया है। ओके ओके। ऐसे तो फिर तो आपको बड़ी क्लास में आना पड़ेगा मेरे पास। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू रियली, और ये आप बहुत सही कह रहे हो। आप देखो, क्योंकि आप जब देखोगे ना कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, आपको मतलब प्रैक्टिकलिटी समझ भी आती है। 5 सालों में लोगों को समझ में आ जाता है कि आप लॉ को परस्यू करोगे या नहीं करोगे। राइट, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते हैं ना, बैंक का काम हम पढ़कर इतना नहीं समझ सकते जितना एक विजिट हम बैंक में चले जाएं उससे समझ में आ जाती है हमें। राइट। आप चेक ही भर लो, आपको समझ में आ जाएगा हाँ, कि प्रोमिसरी नोट है, इसमें कौन ड्रॉई कौन ड्रॉर, राइट। आपके सिग्नेचर की क्या वैल्यू है, क्रॉस की क्या वैल्यू है, Right. उसमें पीछे आप लिखते हो, उसमें वर्ड लिखे होते हैं, पे टू ऑर्डर और बियरर, उसका क्या रेफरेंस है। सो दैट इज आल्सो गवर्न्ड बाय लॉ, सेक्शन 6 प्रॉमिसरी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नहीं, ये आपने आकाश अच्छी चीज बताई है, तो आपको तो अब क्या सारे केस में उस हिसाब से मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस मिला। सारे केस बेस्ट एक्सपीरियंस है। वही जो मतलब कोई लग रहा था जो कोई एक आपको याद हो एक्सपीरियंस अपना, वो शेयर करो। एक मैटर अभी सब जुडिस है, नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, हाँ, right. ठीक है। टेंडर पे लोग मिले, एलिगेशन लड़की ने, मतलब एवरीथिंग वाज कंसेंशुअल, रेप का केस डाल दिया लड़की ने। ओके 2 दिन बाद कुछ लोग आते हैं कि आप 20 लाख दे दो, हम सेटल करा देते हैं। ओके। द मेल वाज आर्मी ऑफिसर। The mail was army officer. आर्मी ऑफिसर, ओके। देन उसके बाद तो वहाँ तो ये बहुत ही ज्यादा ऑफेंस, बहुत बड़ा ऑफेंस है। सिंस बीइंग एन आर्मी ऑफिसर तो इज लाइक व्हेन ही वाज ऑन लीव, ओके तब हुआ सब कुछ। ओके अब उसके बाद पैसों की डिमांड हो रही है, तो उसके बाद काउंटर एफआईआर हुई, ओके। आर्मी ऑफिसर की बेल हुई, द गर्ल गोज इनटू जेल। नाउ द Okay. ट्रायल इन बोथ द केसेस आर पेंडिंग। सो यू आर अगेंस्ट दैट? गर्ल, अच्छा, ओके। आई एम डिफेंडिंग द आर्मी। आजकल मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन, So this is honey trap. एकदम से क्यों ही शूट कर देते किसी बंदे को। हाँ। अब मतलब वी डोंट नो कि वेदर
जो बंदा है दैट इज गिल्टी और नॉट। बट देन हाउ कम, नहीं बट हाउ कम यू केम टू नो कि द थिंग इज कॉन्सेप्चुअल? मतलब आप ये देखो ना कि रजामंदी वाली चीज भी, ये भी तो प्रूव होनी चाहिए ना। See, only circumstantial evidence can prove it because there is no video. ठीक राइट है, either the girl is telling the truth or the boy. राइट राइट। So these are the circumstances which will prove that it was all consensual. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है ना, टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मतलब तो बेसिकली थोड़ा वो भी है कि अब ऐसे मतलब टिंडर और बम्बल पे मिलने से भी डर लगेगा लोगों को। क्योंकि आप देखो एक वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल हनी ट्रैप से रिलेटेड, हाँ ठीक है। तो राजस्थान में देयर वाज अ गर्ल जो इसी तरीके से करती थी, अच्छा रेप के केस की एलिगेशन लगाती थी, तो लोग यूज्ड टू पे टू हर कि भाई Okay. जो चाहिए आप ले लो। ओके फिर उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो उसने बुलाया टिंडर के थ्रू ही ओके और लड़के को मार दिया। उसके फादर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। ओके उसके बाद भी मतलब बिल्कुल ही मर्डर का केस भी लगा, फिर फाइनली मिला। तो एक चीटिंग के केस में शी वाज इनिशियली मतलब अरेस्टेड, देन शी वाज रिलीज्ड ऑन बेल। ओके हाँ, तो फिर वो आया कि भाई अगर उस टाइम एक्सटॉर्शन की एफआईआर और चीटिंग के केस में उसको ना छोड़ा होता तो वो बच जाता। तो बेल पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर एक तो लड़की है, बेल जनरली दे देते हैं इस ग्राउंड पर। वैसे लॉ में मतलब बीइंग अ फीमेल होता है ये कि एक सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट नेगोशिएशन कॉर्नर के? तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो फैमिली मतलब इतनी एट्रोसिटीज मतलब हैंडल नहीं कर सकती, कोर्ट का ये मानना है। ओके और प्लस फिर फैमिली सर्कमस्टांसेस, एज, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। सर्कमस्टांसेस और भी देखे जाते हैं कि भाई वो टैम्परिंग तो नहीं कर सकते एविडेंस के साथ, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। ऑल दीज सर्कमस्टांसेस नीड टू बी हैंडल्ड। नहीं यार ये केस तो ये फेमस है टिंडर केस के नाम से यूट्यूब पे, एंड यू आर जो टिंडर केस अब राजस्थान वाला होता है। राजस्थान में। हाँ बट उसमें कन्विक्शन हो गई है लड़की। उसमें कन्विक्शन हो गई। बट इवन द केस जो आप अभी कर रहे हो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हाँ राइट। हाँ बट ये रियलिटी है, इंटरेस्टिंग है जैसे भी है, बट दिस इज द रियलिटी। अच्छा एक बात ऐसा, एक आकाश जैसे अब आप मान लो यही केस आप कर रहे हो, आपने फ्रेम कर लिया और आपने उस लड़की के अगेंस्ट अपने क्लाइंट को जिता दिया, राइट? व्हाट इफ अगर आपको बाद में पता चले द केस इज फिनिश्ड और अब आपको बाद में पता चल रहा है कि यहाँ पर यार ये तो वो लड़का कल्प्रिट था, यूँ ऐसा कैसे भी- पता लगेगा? जो फैक्ट्स थे देखो वो कोर्ट के सामने तभी आ जाएंगे। Okay. अगर बाद में कुछ आ रहा है तो दैट मीन्स आइदर देयर आर सम मैनिपुलेशंस या फिर कोई और सर्कमस्टांसेस है। तो सर्कमस्टांसेस फिर हम कैसे जज करें अगेन? नहीं मैं वो नहीं उस ग्राउंड पर नहीं पूछ रही हूँ। जैसे मैं मान लो जैसे आपका ही केस है, अभी आप लड़की के अगेंस्ट आपने जो भी जैसे भी एक्शन हुआ या द केस इज नाउ सॉर्टेड आउट कि वो लड़की कल्प्रिट है और ऐसे ऐसे द मैटर इज क्लोज्ड, लेकिन इफ आफ्टर 6 months आफ्टर अ ईयर आपको कहीं सुनने में आता है कि अरे नहीं मैंने तो जिस क्लाइंट के लिए, आई एम नॉट आस्किंग वैसे either ways, आई एम आस्किंग वैसे कि अगर पता चलता है कई बार एज अ पर्सन, हाउ डू यू मतलब फील अबाउट इट कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो तो लड़का बदमाश था, उसने तो दीज थिंग्स कैन आकर यार, तो दिस इज लाइफ। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई जॉब। नहीं लेकिन दे हैड टू बी अ कॉन्शियस वाले कि अरे यार मैंने तो गलत काम करा दिया, मैंने तो बहुत सपोर्ट कर दिया या वो तो देखो जो भी आपका कॉन्शियसनेस है वो अलग चीज है, ठीक है। बट हाँ, लेकिन- आई बिलीव दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई जॉब एंड आई हैव टू डू इट। लेकिन दीज थिंग्स मतलब डज इट हैपन, इस तरीके की चीजें भी हो जाती हैं कोई क्या? भी केस में आप लड़े हो and अब after a while you देखो get to know. देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मतलब विजिबल। कोई आया चोरी करके चला गया, यू नो दैट चोरी करी है, बट वो चोरी किस सर्कमस्टांसेस में उसको करनी पड़ी? राइट अगर आप वो समझ लेते हो और आप उसको डिफेंड कर पाते हो, सीसीटीवी फुटेज भी है सपोज को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको डिफेंड करना। बट स्टिल आप उसको अगर बाहर निकाल लाते हो सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करते हुए, तो दैट इज द जॉब। ये एक बात थी जिसमें मैं मेरी जो लॉ की फैकल्टी है वहाँ पे सिविल में, उन्होंने मेरे को बताया था कि जो ड्रग केस होता है, ड्रग्स मतलब मिले तो उसमें वो देख इसमें डायरेक्ट आपको जेल ही भेजा जाता है, मतलब होती है पर पहले कोर्ट लेके जाते हैं, पर मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपको डायरेक्ट जेल होगी। तो उनके पास एक केस है कि कोई कीटामाइन करके एक ड्रग था, वो 0.5 ग्राम मिलने पे भी जेल होती है। अच्छा और उनके पास आई गेस 35 किलो मिला था जिसके पास मिला था। ओके
तो उनके मतलब उनके पास आई कि हमारा केस कर दो ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब बिल्कुल ही वो है कि मैं आपको दे दूँ, उन्होंने इंसिस्ट किया। तो कोई राजस्थान के कोई गाँव में था, तो वहाँ वो गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको जज कह रहे कि आप इतनी दूर से इतना पूरा वेल प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मैं किसी का इसको आगे भेज रहा हूँ, तो आपको देख लो, सब आपके सामने ही है। तो हमारे सर ने मतलब रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक चीज़ पढ़ी थी कीटामाइन के बारे में, कि कीटामाइन अगर किसी जगह पर रखा हुआ है, मतलब कहीं एक रूम में रखा हुआ है जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो अपनी वो कम कर देता है डेंसिटी को। अच्छा। तो उन्होंने उनको पता था कि वो यही चीज हो गए यहाँ पे। तो जैसे ये बात हुई, उन्होंने मालखान होता है जहाँ पे सामान रखाया जाता है, मालखान। तो हाँ मालखान। तो उन्होंने कहा कि जब साहब एक बार मेरे को मालखान की फिर से डिटेल्स चाहिए कि वहाँ पे जो वो रखा हुआ है कीटामाइन वो कितने किलो बचा है और पहले कितना था। ओके। तो वो फिर से एग्जामिन किया, जब उनका बोला ठीक है चलो मैं कल आ पाइए, मैं फिर से बताता हूँ। तो फिर वो हुआ। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो वो उन्होंने देखा, तो जैसे अनाउंस किया गया कि सेम है, मतलब वेट जो पहले था वो फिर सेम है। तो जज को भी पता लग गया और सर को भी पता लग गया कि वो वही चीज बोली। तो उन्होंने वही चीज बोला कि अब इसको हैदराबाद में शायद वो एग्जामिन होता है, तो उन्होंने बोला कि इसको वहाँ भेज। तो फिर वो वहाँ भेजा गया, तो वहाँ पता चल के आया, जब वो एम्बुलेंस आया तो जज ने पढ़ा तो उसमें बोला वो कीटामाइन था ही नहीं, वो कोई और ड्रग था। ओके। वो था कि जब वो जज मानने के तैयार नहीं था, पर इन्होंने इंसिस्ट किया और फिर वो किया, उसके बाद हुआ कि पता चला कि वो कीटामाइन था ही नहीं। तो मतलब उन्होंने बताया कि पिछले 10-20 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि ड्रग केस में किसी कोई बंदा छूट के आया था बाहर देश से, नहीं तो सारे। बट लेकिन फिर वो ये ना कि अगर मान लो ये जज नहीं सुनते, अब ये भी कई बार होता है कि सामने कहते हैं कि आपको देखो सब आपके सामने इतना मिला है, तो बस आगे भेज दो। अच्छा, कई बार प्रेशर देना भी पड़ता है कि एडवोकेट को कि नहीं नहीं यू इंसिस्ट नहीं, कि प्रेस तो करने होते हैं चार्जेस कि भाई आप अपनी बात तो रखना चाहते हो, क्योंकि वी जनरली गेट हाफ मिनट ओके। और इंसिस्ट कर रहे हैं तो 1 मिनट, अगर सीनियर है साथ में तो ही गेट्स 3 or 4 minutes. अच्छा, before the दिस high इज court. पार्शियलिटी देन। No, this is not नहीं, partiality. being a They senior have a doesn't mean very- that you will be getting more time. No, he is senior or he has more to say. He knows the law more than the juniors. So Okay. that is the thing. So अगर उनको लगता है, ऐसा भी नहीं है कि सारे सीनियर्स को टाइम दे देते हैं, अगर लगता है कि देयर इज समथिंग ही हैज टू ऑफर और जो कि ऐड कर रहा है लॉ में कुछ, Okay. so he always give time. सो आप भी वैसे कोर्ट रूम जाके ही I argue the cases in court. गॉट इट। सो आप एक बार अपना कोई भी टिपिकल डे या लाइफ बता दो, हाउ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, हाउ डज इट गो मंडे जनरली? पहला वर्किंग डे होता है। हाँ, मतलब फॉर एनीवन he is an eligible intern. इसको तो for any aspiring person to just get a image visualization कि ऐसा मेरा दिन जाएगा if I become a lawyer. That is all. नहीं, जरूरी नहीं है वो कैसे जाएगा, हर लॉयर का दिन अलग होता अलग है। होता है। बट हाँ, मैं अपना बता सकता हूँ। मेरा रूटीन तो 4:30 बजे स्टार्ट होता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद 5:30 बजे तक मैं बिल्कुल मतलब फ्रेश वगैरह होके तैयार हो जाता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ 6 बजे। अच्छा, 6 o'clock you're there at the office. Okay. और उसके बाद 8:30 बजे तक 9 बजे तक काम किया, फिर घर आ गया, थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद फिर निकल गए। और अगर दिल्ली जाना है तो 8:30 बजे मैं निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, दिल्ली के लिए, क्योंकि 10 बजे बिल्कुल शार्प पहुँचना होता है। हाई कोर्ट 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो ये टाइम रहता है। फिर जितने मैटर्स हैं वो करें, अगर साकेत हैं साकेत, हाई कोर्ट, NCDRC, NCLT, अलग अलग कोर्ट्स में गए, उसके बाद वापस आए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी कभी 5 या 6 भी बजते हैं। Okay. वो आए ऑफिस, फिर काम किया ऑफिस में 6 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद फिर खाना खाने चले गए, या फिर 6 बजे ही मैं खाना खाने चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी मतलब 7 बजे तक मोस्टली खा लेता हूँ। उसके बाद फिर फैमिली को टाइम दिया थोड़ा सा, फिर सो गए 10 बजे। This is a good discipline. बहुत डिसिप्लिन, बहुत disciplined है। बट जो आप सुबह का 2-3 घंटे अपना पढ़ते हो या काम करते हो देखो, ऑफिस में, अगर मैं बताऊं आपको 2 घंटे का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है ना, उसमें जो काम होता है वो पूरे दिन में नहीं होता, Right. True. क्योंकि वो अनडिस्ट्रैक्टेड आवर्स होते हैं। वो अनडिस्ट्रैक्टेड आवर्स चाहिए लाइफ में, अदरवाइज तो इंटर्न आ रहा है उसको समझा दिया, फिर जूनियर आ रहा है उसको बोल दिया कि यार इसमें ये गलती करी है, ये करो, फिर ड्राफ्टिंग चेक कर दी, वो पूरा दिन उसमें ही निकल जाता है। फिर ये देखना होता है कि कौन से जज के आगे मैटर लगा हुआ है, वो डेट देगा या नहीं देगा। वो सोचना होता है किसमें क्या आर्ग्यू करना है, किसमें सबमिशन जानी है। अच्छा आकाश, इतने पेंडिंग क्यों रहते हैं केसेस? जैसे इंडिया में हम देखते हैं
केस चल रहा है, मतलब चल ही रहा है, इट्स लाइक डिसीजन हो ही नहीं रहा। देखो जजेस कम है, एक तो Okay. मेन रीजन है। जजेस के ऊपर इतना बर्डन है, वो बेचारे 10-10 बजे तक जजमेंट्स लिखवा रहे होते हैं। ओके। हाँ, वो भी नहीं जा रहे हैं, मतलब उनका भी कोलेस्ट्रॉल बीपी सब बढ़ रहा है। हाँ, वो भी परेशान है, बट क्या करें अब। एक मेरे दोस्त हैं, वो जज ही हैं, तो अभी वो उनकी पोस्टिंग अभी नूह में हुई है, बल्कि नूह से अब वो इधर आ गए हैं वापस पलवल की तरफ। उनका भी लाइफ बड़ा हेक्टिक है, जो वो हेक्टिक है। कम क्यों है वैसे? Why are judges less? अब आपको पे कमीशन के हिसाब से उनको सैलरी भी देनी है, उनको गाड़ियां भी देनी है, नौकर भी देने हैं, तो वो तो आप फिर सेंट्रल फंड से निकालोगे ना, वो कैसे अलॉट करोगे? जॉब्स ही कम है जजेस की। ऑब्वियसली लोग नहीं पढ़ सकते। वैकेंसी जैसे निकाली हुई है, ठीक है, वो फिल नहीं हो रही है, या फिर पेपर लीक होके इस वजह से डिले होते जा रहे हैं, फिर उनके लिए घर नहीं बने हैं। अब कितने सेक्टर 15 के यहाँ देखो आप, फरीदाबाद में हाँ। सारे वो जजेस के लिए बने हुए हैं, अब बने हैं काफी टाइम। सामने सेक्टर 8 में रहता हूँ, जस्ट मेरे सामने जज के लिए पूरा फ्लैट्स बन रहे हैं। तो धीरे धीरे बन रहे हैं, वो वैकेंसी आती जा रही है। कोर्ट में आप देखो, जब फरीदाबाद का कोर्ट बना था समवेयर इन 1999 इनॉग्रेशन हुआ था, उससे पहले वो गुड़गांव में था, यहाँ कुछ काम ही नहीं होता था, फिर यहाँ भी बने हैं, फिर यहाँ छोटा प्रेमिसेस था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। मतलब इट इज अ सप्लाई प्रॉब्लम की जजेस कम है rather than की डिमांड की। हाँ, क्योंकि लोग अब बनना देखो तो चाह रहे हैं। पहले क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी, लोग एक दूसरे को मार के गाँव में ऐसे ही फैसला करते थे, बट वो लड़ाई कम हुई है और सबको ट्रस्ट हुआ है कि भाई हम कोर्ट जाएं, और नाउ एवरीवन विल सी यू इन कोर्ट। ये चीजें Right. तो हुई है, और केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये जैसे ये क्या जर्नी, एक एडवोकेट की जर्नी जज तक में क्या करना होता है, क्या उसके क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे व्हाई नॉट कहते, मैंने सुना है कि एग्जाम्स देते हैं, जैसे आप लोग भी एग्जाम्स देते हैं, आगे प्रमोशन होता है आपका, तो ऐसे ही है ना कुछ जर्नी शायद इसका? देखो दो तरीके की हैं इसमें चीजें, अगर स्टेप्स बताऊं मैं, तो एक तो आप लॉ बनने के, एडवोकेट बनने के बाद, एनरोल कराने के बाद, यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर JMIC एग्जाम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके। सेकंड क्लास बनते हैं, उसमें जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, ओके। लोअर जुडिशरी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो 7 साल तक आप कर लो कभी भी। एज लिमिट होती है, किसी में एज लिमिट 42 भी है हरियाणा में, जैसे किसी में 34 भी है, किसी में 36 भी है, और डिफरेंट एजेस हैं, ओके। जब तक ये आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर आफ्टर 7 years अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है एज एन एडवोकेट, तो इन दैट केस आप हायर जुडिशरी के लिए एग्जाम दे सकते हो, Okay. विच इज डायरेक्टली आप एडिशनल सेशन जज लोगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ओके। ओके। उसके बाद अगर इसका भी और चाहिए आपको, मेन उसमें कोई एग्जाम नहीं है, वो डायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस पर वो Okay. आपको फिर इवेलुएट कर देता है। ओके, मतलब आपने कितने केसेस अपने एज एन एडवोकेट, आपने कितने केसेस जीते आप हैं? जीतो या हारो, आपने कंट्रीब्यूशन लॉ में क्या किया है, ओके। सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया, हाउ यू Okay. आर्ग्यू, हाउ यू प्रेजेंट योर केसेस, ओके। आपकी क्रेडिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी, वो सब देखते हैं, ओके। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप जज लग सकते हो, जैसे अभी इंदु मल्होत्रा और भी जजेस हैं, वो डायरेक्टली गए हुए हैं। ओके। हाई कोर्ट में तो मोस्टली जो नीचे वाले जजेस होते हैं वो बहुत कम पहुंच पाते हैं हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक तो हार्डली कोई। मतलब मुझे एक ध्यान है, केस हमारे फैमिली में ही एक हुआ था, चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पर हियरिंग थी, तो एडवोकेट ने इतना वेट कराया, 5 मिनट मिला एडवोकेट, एंड द फीस वॉज फॉर वन हियरिंग, इट वॉज आई थिंक 10,000 20,000 वॉज द हियरिंग अमाउंट, वन हियरिंग, मतलब इट वॉज लाइक, वो आप कम बता रहे हो fees। अच्छा नहीं, इट वॉज 1 लाख आई थिंक, लैक्स में थी वन हियरिंग, 1000 तो इट इज लाइक ये तो, और बंदा मिलता भी नहीं है, मतलब हम उसके वहाँ गए, मतलब बंदा एक्सपीरियंस विद द पर्सन टोल्ड अस Yeah. कि मतलब जो एडवोकेट है उसका केस उसको दे दिया, बट ही वाज नॉट डूइंग एनी होमवर्क फॉर द क्लाइंट, मतलब वो ऐसे मिल रहा था कि मतलब कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब तुम्हारे ऊपर है कि मतलब तुम अपना होमवर्क करके जाओ, उसको 10 चीजें बताओ कि देखो मैंने अपने केस में ये कर लिया है, ये सोच लिया है, ऐसे डिफेंड कर मतलब जिसका बंदा फंसा हुआ होता है अंदर, उसको उसके अंदर तो रहता ही है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस था कि इट वाज लाइक ओनली 2 minutes ही जस्ट सेट, उसने कहा कि
जस्ट टेल माय जूनियर्स कि वो संभाल लेंगे। तो इट वाज, हमने कहा हम इतनी दूर से फरीदाबाद से आपसे मिलने आए हैं और यू गिविंग अस टू स्पेयरिंग ओनली 2 मिनट्स। देखो आप जहाँ से सोचते हो ना वो सेंटिमेंट्स हैं आपके, इमोशनल हाँ अटैचमेंट हाँ, है, ट्रू ट्रू ठीक है। ट्रू। आप जिस फाइल को हम देंगे आपको, मेरे ख्याल से आपको 3 या 4 घंटे लगेंगे और हमें लगते हैं 10 मिनट उस फाइल को पढ़ने में, ओके ठीक है। बिकॉज हम मेन क्या चेक करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस लिखे हुए हैं, व्हाट आर द मेन एलिगेशंस, ओके और अभी बेल की स्टेज है तो व्हाट वी हैव टू स्टेट बिफोर द कोर्ट, वी नो Okay. ईच एंड एवरीथिंग। ओके और मतलब 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं लोग अदरवाइज नहीं है। अच्छा ओके क्योंकि मैं सीनियर्स के साथ रहता हूँ, मुझे 1 मिनट जो चाहिए होता है ना इतनी मुश्किल से मिलता है। अच्छा डिस्कस हुआ सर ये प्रॉब्लम है, ये कर लो, बस वो 1 मिनट भी बस इजी है। मैंने इसी पे एक पॉडकास्ट सुना था, प्रदीप राय जी का, सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट हैं, तो वो बता रहे थे पॉडकास्ट में कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी वहाँ पे जो दिन का 1-1 करोड़ कमा के जाते हैं, कुछ 10 लाख कमा के जाते हैं और कुछ हज़ार। दैट इज वेरी ट्रू। ओके वो मैं बता रहा हूँ आपको 5 साल में पता लग जाता है आप कि किस डायरेक्शन में जाओगे। कन्वर्सेशन ऐसे चल रही है, मैं मन नहीं कर रहा अपने क्वेश्चंस पूछने का, सीरियसली काफी सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं, आप पूछ लो, पूछो आप पूछो पूछ लो। ये हमारी पकड़ से बार बार नहीं आएंगे हमारे बड़ी मुश्किल से उनसे डेट मिली है। मैं सीएस कर रहा हूँ कंपनी से, ठीक है, सीएस के एग्जीक्यूटिव के लिए मेरा भी दिसंबर में 24 में एग्जाम है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप अपने टाइम से लॉ को परस्यू कर रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री में जो वैकेंसीज निकलती हैं लॉ वगैरह की, आपने उनमें कभी apply नहीं मैंने कभी नहीं ट्राई किया, कभी नहीं। आप- मेरा मन ही नहीं हुआ, मतलब प्रोफेशन को छोड़ के मैं जॉब करूं किसी के अंडर, नहीं हुआ। आपके हिसाब से लॉ में आने के लिए बच्चे को क्या स्किल सेट होना चाहिए? नहीं, आप रीडिंग स्किल आप अपनी डेवलप करो बस। रीडिंग ही आपको, मतलब रिसर्च वर्क भी वहीं से आएगा आपको, और आप कितनी देर में कितना पढ़ पा रहे हो। ओके मतलब दे कैन स्टार्ट रीडिंग द नॉवेल्स देन। नहीं नॉवेल्स भी आप चलो पढ़ लो, दैट इज ऑल्सो गुड, दिस विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी और एक सेंस देगी कि इस तरीके से लिखा जाता है, बिकॉज ड्राफ्टिंग में हेल्प करती हैं चीज़। ओके और ये सारी चीज़ें आप अगर कर रहे हो तो आपको जैसे जजमेंट्स मिलती हैं, आजकल तो लाइव लॉ है, जैसे एक मतलब न्यूज़ चैनल है, ये पब्लिश करता है सिर्फ जजमेंट्स ही, अच्छा मतलब लॉन्ग जजमेंट्स को शॉर्ट में करके वो बताते हैं, अपने न्यूज़ आर्टिकल्स लिखते हैं, और साथ में देते हैं लिंक्स कि भाई आप जजमेंट पढ़ लो कोर्ट की क्या है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्स्ट निकाल दिया, रिसर्च इंजन निकाल दिया है अपना, कि जो उनकी जजमेंट्स हैं एक्चुअल वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वो आप जब पढ़ते हो तो आपको हेल्प मिलती है। आप जब अपने जैसे ट्रेनिंग को रिक्रूट करते हो तो आप उसके अंदर क्या क्या चीजें? नहीं मैं तो देखो मेनली कितना हार्ड वर्किंग है और कितनी डेडिकेशन है, 2 चीज़ें आप देख लो। उसको लॉ की नॉलेज है नहीं है, दैट डज नॉट मैटर, राइट बिकॉज लॉ की तो हमें नहीं है नॉलेज, हम डेली कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। जैसे अभी 12th के बाद मान लो मैं कोई भी इंटर्नशिप करेगा तो उसको लॉ की नॉलेज कितनी ही दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि हमें डेली सीखने के लिए मिलता है, हमें भी नहीं है नॉलेज। मतलब हमने अगर 4 केस कर लिए तो 4 से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी नॉलेज है, बट लॉ तो मतलब समुद्र है, आप पूरा कभी कोई नहीं पढ़ सकता लॉ को। मतलब ये सिर्फ ये देखते हैं कि आप इनके जैसे अगर ये 4:30 उठते हैं तो आप कम से कम 4 बजने 4:45 तक उठ सकते हो, नहीं उठ सकते हो, मतलब इट इज लाइक यस मैंडेटरी नहीं है हाँ। ऑल्दो, बट आप एक बार उसकी पावर आप फील करोगे ना सुबह उठने की, वो आपको अलग लेके जाएगा। तो रात में जल्दी भी सोते हो? राइट हाँ, वो 7 बजे तक इनका खाना फिनिश हो जाता है, डिनर इज 11 बजे तक ऑल फिनिश। मतलब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिस दिन मैं 10 बजे भी खाता हूँ खाना, लेट हो गया, खाया ही नहीं पूरे दिन। ये सेम इज द केस विद मी आल्सो, मतलब आई गेट अप अराउंड 4 o'clock, मेरी अब मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं है, 4 बजे ऐसा होता है। मेरा दिन मतलब शुरू हो जाता है। कभी तो मम्मी जग रही होती है, मैं सो रहा हूँ। मतलब he just see seriously it happens, he is on his laptop। हाँ तो मैं 4 बजे तो 7 बजे तक तो हमारी गुड मॉर्निंग तो कब की हो चुकी। एक बार आपने गुड मॉर्निंग गाइस क्लास में बैठे, मैं सोचूं कि यार 5 बजे के मैसेज से कौन उठ जाए। नहीं कुछ भी हाँ, और एक फोन मैं अवॉइड करता हूँ अब, मतलब पहले तो बहुत ही होने लग गया था, फिर धीरे धीरे फोन भी कम यूज करो। अवॉइड का तो इतना हो गया है कि मैं जो मैसेज इन्हें सुबह भेजती हूँ या अगले दिन शायद देखते होंगे, और मेरा ना फोन आप देखोगे वो व्हाट्सएप मैसेज इतने सारे हैं हाँ। क्लाइंट्स के और सबके, मुझे फिर ना ढूंढने पड़ते हैं,
और अगर मैं देख लेता हूँ और रिप्लाई नहीं किया तो मैं भूल जाता हूँ फिर। ओके और मैं इसलिए अनरीड रखता हूँ ताकि मैं जैसे ही टाइम मिले मैं उसको फिर रिप्लाई कर सकूँ। करेक्ट। आपके हिसाब से कंपनी सेक्रेटरीज को आपने जैसे वर्क किया है काफी सारे केसेस में, तो कंपनी सेक्रेटरीज को किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? तो आपके साथ जैसे कोलैबोरेशन में काम करते हैं आपने, जो कंपनी सेक्रेटरी क्या है कि कंप्लायंस देखता है कंपनी की, ठीक है। आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी का काम बहुत बढ़ गया है, और अगर आप कंप्लायंस कर पा रहे हो और कंपनीज एक्ट पर आपकी कमांड है तो आपकी स्पेशलाइजेशन है। और मैंने ऐसे कंपनी सेक्रेटरी भी देखे हैं जिन्होंने मतलब अगर आप उनसे आधे घंटे का टाइम ले रहे हो, दे विल कॉस्ट मतलब दे विल चार्ज यू 5 लाख रुपीज ओके फॉर हाफ एन आवर, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन द कंपनीज एक्ट। अगर वो आपको नॉलेज है, बिकॉज कंपनीज एक्ट इज नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, इट इज़ द रूल्स। और रूल्स आपको पता होंगे कि 20 से 25 की लिस्ट है जो रूल्स हैं। मतलब डायरेक्टर्स के लिए अलग रूल्स हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अलग हैं, बोर्ड मीटिंग्स के अलग रूल्स हैं, वो सब आपको फिर याद होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज भी होती है ना जो जिनके अंदर लोग जॉब कर सकते हैं इन दिस फील्ड ऑफ, कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जाती ही नहीं है अच्छा, ज़्यादातर, वो उधर ही जाते हैं। वो इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं और वो बाकी तो कौन सी Compliance भी पूरी है। 4-5 कंपनीज कौन सी हैं इंडिया में जहां लोग जनरली जॉब करते हैं? सीएस के लिए हाँ, इस फील्ड में तो। सीएस के लिए तो कंपनीज के अंदर जाते हैं ना, जितनी कंपनीज हैं उतनी सीएस की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। अच्छा, वो अलग है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे इसमें एक तो गया इंडिपेंडेंट अपना काम करना, जैसे फर्म खोलना अपनी या किसी लॉयर नहीं, एक तो फर्म खोल लो आप, दूसरा किसी प्राइवेट एंटिटी के अंडर जॉब करो आप। हाँ, वो प्राइवेट एंटिटी कौन सी टॉप 4-5 प्राइवेट तो एंटिटी? बहुत सारी हैं, रिलायंस हो गए, इन्फोसिस हो गए, सबको कंपनीज की जो भी कंपनी। ये तो हो गए कि ये लोग अपना कुछ इनका फंक्शन काम है एंड इनको जरूरत है कंपनी सेक्रेटरीज की। अगर वो कुछ ऐसी भी कंपनीज होती होंगी जिनका काम ही ये है टू एडवाइस बिग कंपनीज ऑन लीगल, जैसे पीडब्ल्यूसी है, डेलॉइट है, इनके अपने अलग सेगमेंट्स हैं सीएस के लिए। हाँ, ये भी करते हैं। हाँ, लूथरा भी है, लूथरा एंड लूथरा। सीए वगैरह के लिए पीडब्ल्यूसी में सीएस हमारे कॉलेज में लूथरा एंड लूथरा वो कराते थे, मूट कोर्ट कंपटीशन। हाँ, तो जब मेरे ऑफिस में आओगे तो मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा उनके। ही विल भी तो मतलब, और इसके अलावा मेरे पास तो गर्ल्स बहुत हैं जो करना, दे वर रियली विलिंग टू, लेकिन फिर आज इस उनका फील्ड में वैसे गर्ल्स वर्सेस बॉयज का रेशियो थोड़ा गर्ल्स का कम है ना इन लॉ? हाँ, लोग जनरली प्रेफर नहीं करते कि आप क्रिमिनल से डील करो। ओके कौन कैसे इंटेंशन से आ रहे हैं, क्या है, ओके यू नेवर नो। मतलब फैमिलीज थोड़ी सी करती हैं, बट अब तो नहीं, ये बट हो देयर आर गया। मेनी गर्ल्स अब तो अब तो सब आ रहे हैं और क्रिमिनल में इतना अच्छा कर रहे हैं ना, हाँ, सब right. हमारी बोलती बंद हो जाती है। हाँ, एंड आई थिंक गर्ल्स ऐसे मतलब जब वो व्हेन दे आर्ग्यू इस तरीके से आर्ग्यू करती हैं। यू नो व्हेन दे आर राइट। तो आप क्रिमिनल सिविल दोनों देखते हैं? क्रिमिनल सिविल दोनों। एडवोकेट और लॉयर सेम ही होता है ना? हाँ, वो बताया ना, एडवोकेट तो जब बार के साथ एनरोल कर लेता है अपने आप को, दैट बिकम्स एडवोकेट। और जैसे ही लॉ डिग्री लेके आता है वो लॉयर है। अच्छा एडवोकेट ही प्रैक्टिस कर सकता है, लॉयर प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, ओके। तो टू प्रैक्टिस यू हैव टू बिकम एन एडवोकेट। और मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक क्रक्स समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप 12th के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो अलॉन्ग विद योर कोचिंग्स एंड ऑल, इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से उन्हें जो लर्निंग एक्सपीरियंस उस समय मिलेगा एंड दैट विल हेल्प देम इन द स्टडीज ऑल्सो, द कोर्स ऑल्सो। हाँ, आपका टाइम निकालना है, आपको बस ढूंढना है और लग जाओ पीछे कि सर सिखा दो, कुछ भी सिखा दो। पीछे मैं राइट। फर्स्ट अपना डे याद करता हूँ मैं, उन्होंने सर ने बोला कि भाई वो XYZ प्रिंट आउट है, वो निकाल के लेके आओ। मैंने कमांड दी कंट्रोल P एंटर। मैंने देखा ही नहीं फॉर्मेट क्या सेट है क्या नहीं, वो 20-25 पेज निकला, एक पेज निकलना था। डांट पड़ी होगी आकाश। ऑब्वियसली फिर वो याद रहती हैं चीजें कि नहीं, पहले कमांड सेट करो, फिर देखो उसकी मार्जिन क्या है क्या नहीं है। अच्छा आकाश, अपनी लाइफ में बीइंग अ लॉयर, मतलब आप ये बताओ कि आपको ऐसा क्या, किससे ऐसा अभी भी याद है कि इस बंदे ने मुझे सिखा दिया, मतलब मुझे इंसान का बच्चा बना दिया कि नहीं, ऐसा होता है हर एक के साथ ही कि
कई बार होता है। आपका कौन रहा है या फिर उसने क्या चीज सिखाई है? देखो लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स में ना अलग अलग लोग आए हैं, उन्होंने सबने सिखाया है। जैसे बचपन से बताओ आप मुझे, ये बचपन से कि जैसे आप बचपन में जब आप छोटे थे। देखो फादर मदर तो अभी भी हैं साथ में, फिर ब्रदर से भी आप सीखते हो कि कैसे लड़ाई करनी है। ट्रू ट्रू हाँ, ट्रू। फिर अगर किसी और से लड़नी है तो कैसे ब्रदर फिर सेव करेगा, वो सारी चीजें अटैचमेंट्स आप सीखते हो फैमिली से। फैमिली से तो मतलब सब कुछ ही सीखते हो आप। फिर लाइफ में आपके आते हैं टीचर्स अलग अलग। नर्सरी क्लास में जिसने भी आपको सिखाया है, मेरे पास नर्सरी क्लास की रिपोर्ट कार्ड्स भी हैं जिन्होंने वो बनाना सिखाया है, जब ये लिखो, फिर कलरिंग करनी सिखाई है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए, फिर फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड्स भी आपके टीचर ही हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और कंपनी आपने देख ली कि भाई आपके फ्रेंड्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, देखना तो फ्रेंड्स आप जो सर्कल बनाओगे, सिलेक्टिव लोग। हाँ, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पान मसाला ये सब दोस्ती सिखाते हैं, ठीक है। अगर आप उस कंपनी से बाहर आ गए, आपने उनको अवॉइड करने लग गए ना, उनको लगता है कि ये कूल है, और अगर आपने उनको छोड़ दिया तो दे विल फाइंड अनदर कंपनी जो पी रहे हैं, आपके साथ फिर वो नहीं इन्वॉल्व होंगे। हाँ, फिर फ्रेंड्स के साथ फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर टीचर्स मिलते चले जाते हैं हर फील्ड में। जैसे अकाउंट्स के लिए आप हो गए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए लता मैम। लता मैम इज लाइक या लता मैम से मैं बहुत पिटा हूँ। लता मैम से सारे पिटे हैं मुझे लगता है। अभी हमारे पिछले पॉडकास्ट में शानिया आई थी। शानिया, शी इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ओके। एंड नोमुरा। तो वो भी लता मैम की तो स्टूडेंट है। वो भी खूब कुटी हैं, खूब बढ़िया से कुटी है। मतलब एक लता मैम यूज्ड टू बी ए टीचर, ये भी आते थे हमारे घर ही, वहीं वो होम ट्यूशंस देते थे। तो लता मैम वो बंदी थी, जैसे वो बोलती थी कि क्रिकेट बैट है, पूछती थी बैट है, क्रिकेट खेलता है कोई यहाँ? तो ये बच्चे 11th-12th के 8th-9th में बल्कि पढ़े हैं ना, 8th-9th-10th में भी पढ़े हैं। मैं शायद 7 से पढ़ रहा हूँ। 7 से। तो वो कहती थी क्रिकेट खेलता है कोई यहाँ घर पे? तो ये बेचारे मासूम से ये कहते हैं हाँ जी खेलते हैं, तो हम खेलते हैं। तो कहते हैं अच्छा दिखाओ बैट। तो वो बैट मंगवाती थी, फिर वो कूटती थी, इन्हें पता ही नहीं होता इन्हीं की कुटाई होने वाली है। सीरियसली। नहीं तो ये बैट छुपा देते थे। एक बार तो पापा की वो राइफल रखी हुई थी। सीरियसली, अरे तो उन्होंने वो बहुत तगड़ी राइफल उल्टी करके वो इतना पीटा और टूट गई। आई रिमेम्बर। नहीं, इस डर से इनकी रूह कांपती थी। हमारी जो शान्या है, जो अभी आई थी पिछली बार, शी इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आपने सुना है उनका मेरे ख्याल से पॉडकास्ट। तो वो हम मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं ये देखती थी वो ना तो भाग कर, गेट उनका ऊपर होता था, हमारे हम नीचे वाले फ्लोर में थे, वो ऊपर रहते थे। बेल बजी, मैंने देखा, मैं नीचे से, हमारे यहाँ जाल होता था पहले, तो मैंने कहा, मन्नू भागती हुई आई, शानिया भागती हुई आई, मम्मी बंद करो, मम्मी बंद करो। शी यूज्ड टू बी मतलब सो स्कैर्ड। तो हमने कहा कि कौन? मैंने कहा मम्मी कौन है? मैं जब पहली शुरुआत में मेरी शादी होते होते मैं आई, कहते वो शानिया, वो लता होगी। मतलब लता का हुआ था वहाँ, क्योंकि बंद करके फिर आराम से बच्चा, और होमवर्क बिल्कुल, चाहे रात के 11 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, होमवर्क फिनिश करके ही सोएगी। ये डिसिप्लिन उस बंदी ने दी है। डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट है, राइट। वो आगे हर जगह काम आता है। मेरा बस एक और क्वेश्चन ये था कि फॉर एनीवन टू नो कि अर्निंग पोटेंशियल क्या क्या होता है इन लॉ, मतलब जनरली लोग सैलरीज बाकी प्रोफेशन से कंपेयर करते ही हैं, तो क्या सैलरी रेंजेस है फॉर समवन जो लॉ में जा रहा है टू नो कि यार इतने से इतना तक कमा सकता हूँ? देखो सैलरी का ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, कि सैलरी का आपको 5 सालों में पता लग जाएगा अगर सरवाइव कर पा रहे हो या नहीं। बिकॉज मोस्टली अगर कोई लिटिगेशन में जा रहा है तो दे आर प्रैक्टिसिंग, मतलब खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। हाँ, वो किसी लॉयर के अंडर काम अगर लॉयर के अंडर आप काम करोगे, दे वोंट पे यू मच। हाँ, स्टाइफन दे देंगे, सैलरी भी दे देंगे, बट वो इतनी नहीं होगी। वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए और साथ में वो दे रहे हैं। जब जैसे ही आप सीख गए, फिर यू कैन फाइल योर ओन केसेस। अब स्ट्रगल क्या आता है कि आप केसेस कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, मतलब एडवर्टीजमेंट इज नॉट अलाउड फॉर एडवोकेट, सीए, सीएस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ओके। अच्छा।
अच्छा, ये भी नई चीज ये पता चली। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ है। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, यू कैन नॉट, ये तो गलत है, ये तो जब हर प्रोफेशन में एडवर्टाइजमेंट तो हो ही रही है। Why is it कि advertise क्यों नहीं कर सकते? प्रोफेशनल एथिक्स में लिखा हुआ है हमारे कि आप एडवर्टीजमेंट करते हो। एक एडवोकेट्स हैं, सीएस हैं, ये ऐसा प्रोफेशन है कि आप इसको मतलब एडवर्टाइज नहीं कर सकते। मतलब दे आर, मतलब इतने हाई लेवल, वी आर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ए कोर्ट। तो हमें मतलब हम अपना ही काम जाके एडवर्टाइज करेंगे नहीं, हमने अचीव कर लिया है। तो मतलब डिसग्रेसफुल मानते हैं हम। ओके। कि मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते। जिसको पता लगेगा, हमारा जजमेंट से नाम पता लग जाएगा, या जिसने आर्ग्यू करते हुए देखा है वो बता देगा हमें। अब जैसे आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग सभी लोग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि हाँ वो वकील जो कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है। वही देखता है मम्मा जनरली जिसको पढ़ना होता है। देखिए साथ में अब इतने सारे कोर्ट चल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, 12-13 कोर्ट इकट्ठे चल रहे हैं। मतलब डबल बेंच बैठते हैं, कभी ट्रिपल बेंच भी बैठ रहे हैं, कभी 4 बेंच भी बैठ रहे हैं। ओके। तो कोर्ट्स, फिर नंबर ऑफ कोर्ट्स कम हो जाते हैं वहाँ पर। ओके। तो आप इतने सारे कोर्ट्स तो इकट्ठे नहीं नहीं देख देख सकते। सकते। वो लोग जैसे ओपन जाके बैठ सकते हैं, केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आपको परमिशन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए एडवोकेट के। इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी आपको परमिशन चाहिए, आप अंदर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। मतलब एडवोकेट आपको साइन करेगा कि उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यू कैन गो एनी टाइम एनीवेयर, जाके बैठ जाओ, आपको सब पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन है कि मैं अपनी कॉलेज से पूछूंगा, कॉलेज में भी 1 साल होने वाला है, वही सेक्टर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर जब तेरा मन करे तो आ सकते हैं, तो ये वगैरह सब दिखा दूंगा, लाइक कर सकते हैं। तो आप जैसे वो बता रहे थे कि हाँ अगर इंडिपेंडेंट कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है कि वो कैसे Cases बनाएं। कहाँ से लाएं? तो हाँ इसके बाद तो केसेस आपका सर्कल डिफाइन करता है। बिकॉज आप, मेरी फैमिली में कोई होगा जिसने केस नहीं दिया मुझे, वो सब आते हैं केस दे के चले जाते हैं। फिर वो फिर तो एक्सप्लेन करते हैं कि लेकिन भाई जो फैमिली वाले हैं वो पैसे देते हैं उसके। कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते। बट मेरी 80% जो केसेस हैं दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, व्हाई इज इट सो? प्रो बोनो है। बिकॉज वो जो 80% लोग हैं वो आपको ऐसे 20% क्लाइंट देते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं। तो ये है कि भाई आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे तो आप ऐसे ही बताओगे ना, दैट आई नो द वर्क, अगर कोई जरूरत है तो आई एम हियर। जैसे किसी का रेस्टोरेंट है तो पहले अपना खाना टेस्ट करा के बताएगा कि अच्छा, फिर वो और लोग बताएंगे दिस इज नाइस। तो ये तो जो आप बोल रहे हो, ये टैग तो आप ही ने इजाद किया होगा। नहीं नहीं, Yes, करते कितने हैं, सारे, कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी इनफैक्ट लास्ट टाइम बोला था चीफ जस्टिस ने Okay. कि भाई एडवोकेट शुड डू मोर प्रो बोनो वर्क। जिसका जितना पॉसिबल है ही शुड डू इट। दिस इज नाइस। बिकॉज एक की बेल मैंने कराई थी कोर्ट में, तो ही हैज नो मनी टू ऑफर, उसने मेरे को केला दिया एक। हाँ, उसने वाटर बॉटल ला के दी, नहीं आप सुबह से भाग रहे हो, ये इतना मैं कर सकती हूँ, ये लो। That's तो फिर जब वो nice. बंदा इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो उसका तो फिर अर्निंग पोटेंशियल एंड तो कितना भी हो सकता है, Limitless है, हाँ, ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा लेता होगा और जो स्टार्ट कर रहा है अपना प्रोफेशन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अगर आपके पास केसेस हैं, देखो ऐसे भी एडवोकेट्स हैं जो मंथली 20,000 रुपीज कमा रहे हैं, और ऐसे भी एडवोकेट्स हैं जो मतलब 1 करोड़ से क्या ऊपर ही कमा रहे हैं। ओके। स्क्यूड बहुत ज्यादा नहीं है एडवोकेट इस वाले प्रोफेशन में कि वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ एडवोकेट्स आर अर्निंग वेरी हाई अमाउंट। देखो, एक तो मैं कहूँगा सोशल सर्कल कैसा है, आपके क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, और आप क्या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हो या नहीं, वेदर ही ट्रस्ट यू और नॉट, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज वो सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रखेगा कि भाई ये सरकमस्टांस हुए थे जब मर्डर हुआ, तो ही शुड ट्रस्ट यू। वो ट्रस्ट तो तभी आएगा जब मतलब या तो किसी ने रिकमेंड किया है आपको, वो फिर डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ जा रहा है, किसके साथ नहीं। करेक्ट। आप लोग ऐसे कोर्ट में केस चल रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए उस साल में, उसमें तो बहुत बोले नहीं, गुस्सा देखो, आप इनको जब गुस्सा नहीं law- आता इनको। मतलब नॉर्मल ह्यूमन नेचर से नहीं होता है, मगर क्या है कि जब आप कोर्ट के सामने हो ना, आप लॉ ऑफिसर हो, लॉ ऑफिसर्स के एथिक्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से वो बात करेगा, उसका प्रॉपर ड्रेस कोड है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो गुंडों में और आप में क्या फर्क हुआ? तो वो तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी फ्रस्ट्रेशन है, आपको बो डाउन करना है कोर्ट के आगे। आप बोलोगे कि भाई योर लॉर्डशिप दिस वाज द मैटर, और हाँ
ये चीज़ें। अच्छा आकाश, इस इन सब चीज़ों को, जैसे आप इतना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, इतना डिसिप्लिन में हो, इन सब के लिए कुछ अपने आप में कोई एफर्ट, कोई क्या करते हो आप अपने आप में? जैसे एक माइंड कहते हैं जैसे ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस लिए हैं मैंने, सात्विक मूवमेंट है एक Okay. यूट्यूब पर, तो उनके कोर्सेज हैं अलग अलग 21 डेज के। जैसे 5 AM क्लब मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, तो ओके। मैंने वो ज्वाइन किया, तो उसमें सुबह 4:30 बजे उठते हैं सब। अच्छा। हाँ, तो वो मोटिवेट करते हैं आपको उठने के लिए टाइम ओके, से, ओके। और फिर वो बताते भी हैं क्या करना चाहिए सुबह उठ के, क्योंकि आप ब्लैंक हो जाते हो, मैं करूँ क्या, इतना टाइम है भाई। तो वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो सिखाते हैं। फिर क्या डाइट रखनी चाहिए, मैं बीच में मोटा हो गया था मैं बहुत लॉकडाउन के टाइम पर, तो वो फिर मैनेज किया क्योंकि कोविड भी हो गया था। लॉकडाउन के टाइम पर देखो, दो चीज़ें थी, एक तो मेरी हॉबी थी लॉकडाउन के टाइम पर मेरे पास, दूसरा घर की सफाई थी I guess everybody did that. Yeah. और थर्ड, डाइवोर्स के मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर, और हमारी कॉन्फ्रेंसेस बहुत बढ़ गई थी। मतलब आप लोगों से बात कर रहे हो, आप काउंसलिंग दे रहे हो उनको कि भाई मत लड़ो, अगर लड़ना है तो फिर अलग अलग रूम में बैठ जाओ, क्योंकि टफ टाइम चल रहा है, आपको किस तरीके से फिर हैंडल करनी है। लोग एक दूसरे को मारने पीटने में लग रहे हैं। अब किसी किसी के घर इतने छोटे हैं कि एक ही कमरा है, और दोनों लड़ रहे हैं आपस में, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल रही है कि भाई कोई इतना बिजी रहता था एकदम से खाली हो गया। उनको बताओ कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हो, टाइम करो, नहीं हो सकता तो उसको जाने दो, फिर जहाँ जाके रहने दो, तुम तो अपना बच्चों के साथ रहो। अच्छा, जैसे कोई डिवोर्स केस आता है तो पहले आप काउंसिल करते हो दोनों को अलग अलग? क्योंकि डाइवोर्स के केसेस ऐसे हैं कि किसी का घर टूट रहा है, आप घर मतलब तोड़ने से पहले आप उसको पूरी कोशिश करोगे कि वो जुड़ जाए। तो आपकी ये ड्यूटी है। नॉर्मली एवरी एडवोकेट डू दिस, या यू आर द वन एज नेचर, या? देखो, ये बुक्स में भी है, ये हमारे सीनियर्स ने भी सिखाया है, ताऊ जी ने भी बताया है, ये डाइवोर्स के केस में फीस कम से कम लेनी है कि आपका खर्चा निकल जाए, क्योंकि आप किसी का घर तोड़वाने के पैसे ले रहे हो एक तो, और कोशिश ये करनी है कि भाई वो मतलब उनका सेटलमेंट हो जाए किसी भी तरीके से। ओके। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई मतलब रिलेशन ऐसे टूट गया है कि दोबारा नहीं जुड़ेगा, मतलब इसको हम कहते हैं कि इर्रिवोकेबल डैमेज हो चुका है, अब वो नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या करोगे उस सर्कमस्टांस में? फिर आप कहते हो कि भाई एक दूसरे का मर्डर करोगे, इससे बेटर है अलग हो जाओ। जैसे सिविल केसेस के लिए सीपीसीएम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्रिमिनल के लिए सीआरपीसी है। जो छोटे कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं बेसिकली आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। तो आर्बिट्रेटर के पास तब जाते हैं इफ देयर इज अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट। तो मेरे को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि आर्बिट्रेटर का प्रोसीजर क्या होता है। हमने तो थ्योरेटिकली पढ़ा जो मैंने अपने उसमें पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस को समझना है कि आर्बिट्रेटर का वो आपकी टर्म्स और कंडीशंस एग्रीमेंट में होती हैं कि भाई आर्बिट्रेटर की सीट क्या होगी, उसमें कितने आर्बिट्रेटर होंगे, क्या लैंग्वेज यूज़ होगी उसमें, ये सब चीज़ें डिफाइंड हैं उसमें। सपोज करो आप दिल्ली में जाते हो तो आर्बिट्रेटर आप म्यूचुअली एग्री करके ही सिलेक्ट कर रहे हो। सपोज करो आप मैम को चूज़ करना चाहते हो एज ए आर्बिट्रेटर, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं उनको चूज़ करना चाहता हूँ, तो आपका कंसेंसस नहीं बन रहा। अगर आपने लिखा हुआ है उसमें कि म्यूचुअल एग्रीमेंट पे करोगे आप, देन यू अप्रोच दी हाई कोर्ट कि भाई आप अपॉइंट कर दो, 16 आर्बिट्रेटर ही था, किसी में लिखते हैं कि 3 आर्बिट्रेटर होंगे और वो मिनिमम रिटायर्ड जज रैंक के बंदे होंगे। तो इस तरीके से होते हैं, पैनल्स पे लोग होते हैं, फिर आप उनको हाई कोर्ट से कराते हो या खुद भी आप कर सकते हो जाके। प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर नहीं, आर्बिट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996, तो उसके हिसाब से आप फिर प्रोसीड करते हो। नहीं, जैसे थ्योरी में हमने पढ़ा उसमें प्रोसीजर इतना नहीं है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आर्बिट्रेटर पे अपना प्रोसीजर के हिसाब से वो चला सकता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं है कि भाई आप पूरा एविडेंस एक्ट ही फॉलो करोगे। देखो प्रोसीजर कहीं ना कहीं सीआरपीसी में है तो उसमें भी है, एविडेंस एक्ट भी है। एविडेंस एक्ट कौन सी चीज़ एडमिसेबल है या नहीं है वो तो देखेगा ही ना, कि अब अगर आप कहो कि फोटोकॉपी है, दैट इज़ द सेकेंडरी एविडेंस, वो आप डायरेक्टली एडमिट नहीं करोगे अनटिल अनलेस आप उसकी ओरिजिनल लेके नहीं आ रहे हो। तो देयर आर बेसिक कंडीशंस जो प्रोसीजर में फिर भी फॉलो करनी ही है। अदरवाइज तो आर्बिट्रेशन तो इसीलिए है ना कि भाई दोनों का सुलह आपने कराना है, करा दो भाई। कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन दोनों है, कंसिलिएशन में तो पंचायती तौर पर करा दो आप, ठीक है। आर्बिट्रेशन में कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जो आपको प्रूव करने पड़ते हैं फैक्ट्स, जैसे कुछ एविडेंस देना पड़ता है, दोनों पार्टीज देती हैं अपना।
काफ़ी डिटेल्ड। एडवोकेट किसी भी एज में बन सकता है ना? मतलब कोई एज लिमिट नहीं होगी ना? नहीं, राम जेठमलानी तो 17 की एज में बन गए थे। एक तो है कि कम से कम और एक ज्यादा से ज्यादा कुछ एज नहीं होती ना? नहीं है एज लिमिट। तो व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा था। अच्छा। और वो बार काउंसिल में गए थे और उन्होंने बोला था कि भाई नहीं, मैं तो बन गया, मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बन गया, तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। उस टाइम शायद 18 था जब मैंने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा था। तो उन्होंने मतलब वॉइस रॉय को लेटर लिखे, वॉइस रॉय से मिलने गए, तो सिर्फ उनके लिए लॉ चेंज हुआ था, उनको अलाउ किया था। ओके। और वैसे कि वो age से मैक्सिमम पहले। मैक्सिमम एज क्या है? देयर इज नो मैक्सिमम एज, मिनिमम Okay. एज। आप अभी कोई भी कर सकता है। दैट इज नाइस। ही रिटायर्ड एट एज ऑफ 96 की, अब नहीं कर रहा। ओके। 97 या 98 में ही बट दैट expired। इज वंडरफुल। But suppose कोई It's 50 wonderful. की एज का है, then also the person can decide कि now I can start learning law and I can become an advocate at 50. देखो, इस पर क्या है कि बार काउंसिल के कुछ रूल्स आए हैं अभी। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे रिटायर्ड आईएएस हैं, वो सब लॉ कर रहे हैं, और उसके बाद दे हैव ए हैवी क्लाइंटेज, दे नो द लॉ, और तो फिर क्लाइंटेज वहाँ जा रही है। तो इस पर अभी मतलब कुछ प्रॉपर डिसीजन है नहीं। तो मेरी क्लियरिटी कुछ पढ़ा था मैंने, तो इतनी है। हाँ। वैसे यहाँ पर भी इस वाले आपके जैसे इस प्रोफेशन में भी कॉन्टैक्ट्स तो वर्क ना? Contacts ही है सर। ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्टैक्ट। इफ यू नो समबडी, तभी आपके पास ही ट्रस्ट, मतलब ही ट्रस्ट यू, तभी मैटर आ रहा है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग कर नहीं सकते हो इसमें। तो डिजिटल क्या, कैसी भी मार्केटिंग नहीं कर सकते। इवन बोर्ड का साइज भी है हमारा जो हमने लगाना है, उसको आप कलरफुल नहीं कर सकते हो। Okay. आप ऐसे ग्लोई लाइट्स नहीं लगा सकते हो। नहीं, बट इफ आई मतलब अब जैसे मैं आकाश, मैं आपसे पूछूंगी, अगर मान लो मैं कुछ अपने पोटेंशियल बच्चों को, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप प्लीज इन्हें एज एन इंटर्न लो, तो एक तरीके, ये तो अब आपका पॉडकास्ट, हमारा तो अब मीडिया पूरा वर्ल्ड देखेगा, वो तो फिर वो बच्चे जाएंगे। उसमें जैसे बच्चे अगर आप, तो ये एक तरीके से आप उन बच्चों को मतलब आप पहले उनको सेलेक्ट करोगे इसी बेसिस पर कि हाँ, जैसे एक इंटरव्यू टाइप की, यस दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर माय जॉब। तो सबसे पहले मैं सीवी देखता हूँ। ओके। नहीं, 12th क्लास का लेकिन क्या बच्चा सीवी प्रिपेयर करे? सीवी जो प्रोवाइड करता है वो अपनी बेसिक चीजें बता देता है कि दिस इज माय ड्राफ्टिंग पैटर्न, दिस इज Okay. माय डेट ऑफ बर्थ, दिस इज माय नेम, Okay. मेरी हॉबीज क्या क्या हैं। ओके। तो कुछ आइडिया तो आपको वहीं से लग जाता है। तो सीवी को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, राइट ठीक है, वो मैटर करता है एक तो। तो राइट। वो उसने जो जो चीजें बताई, फिर आप कंफर्म करते हो, उससे बात करते हो, तो आपके सामने किस तरीके से बात कर रहा है। हाँ, हाउ फिर- सीरियस द पर्सन इज। ओके तो वो आइडिया लग जाता है, और फिर आप उसको 1 मंथ के ट्रायल पे रखते हो। ओके ओके तो वो ट्रायल पीरियड जरूरी है। तो 1 मंथ में तो फिर आपको सब कुछ पता लग जाता है राइट। कि वो कितना पंक्चुअल है, और क्या क्या टास्क दिए, कितने टाइम में कंप्लीट किए, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस मतलब टास्क को लेके है क्या। बिकॉज मेरे पास तो वर्कलोड इतना है कि भाई मैं करता रहता हूँ, मेरी लिस्ट प्रिपेयर होती है, मेरे को तो वही करना है फॉलो। अब उनका टाइम भी मेरे को ये है कि खाली ना बैठे रहें, मैं उनको एक टास्क दे जाता हूँ। मैंने अपना फर्स्ट केस फाइल किया था 2012 में। मेरी बाइक होती थी यामाहा की R15, येलो कलर की बाइक थी, जंग लग गया था। अच्छा। मैंने उठा के केस फाइल कर दिया। मैं ताऊ जी के पीछे पड़ा रहता था, ताऊ जी प्लीज कर दो, ड्राफ्ट कर दो, तो कहते संडे आ जा तो। मतलब केस मैं समझी नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। बाइक में रस्ट लग गया। रस लग गया, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए दैट क्या? इज द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओह ओह गॉड। अच्छा अच्छा, यामाहा वालों के अगेंस्ट आपने कर दिया? ओह माय गॉड। 3 महीने हुए हैं, देखो ना, इतनी महंगी बाइक है। दैट इज इनक्रेडिबल यार। आफ्टर बिग पर्सन, जब जब तुम भी बड़े बनोगे ना, तो अच्छा, ये दिमाग लगाने वाली भी बात है कि केस ही फाइल कर दिया। हम बार बार जाके उनको कह रहे हैं कि नहीं लग गया, आप इसके पार्ट चेंज कर दो, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग मेल्स टू देम, ओके। you are doing such and such things, please repair my, they are not responding. But it was the love towards your bike, या it was the love towards law that prompt you? यही सारी चीजें थी जो छोटी छोटी प्रॉम्प्ट करती रहती कि थी। भी मैं सीखूंगा इससे। सीए के टाइम पर भी इनफैक्ट एवरीबॉडी नोज मैंने स्ट्राइक कर दी थी। अब आप माइंड देख रहे हो, माइंड यहाँ पर क्या है? माइंड इज ऑलवेज लाइक कि मुझे तो लर्निंग करनी है,
स्ट्राइक It's- क्या कर दी थी? स्ट्राइक हो गई थी लाइब्रेरी में, इन्होंने लॉ निकाला था कि बच्चों से हम 1500 रुपये लेंगे। इनिशियली दे वर चार्जिंग 100 रुपीज एज सिक्योरिटी एंड 300 फॉर मंथ। तो That was a public library. आईसीआई की सेपरेट लाइबिलिटी बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ। तो मैंने जाके चैलेंज कर दिया वो पॉइंट कि नहीं, आप इतने पैसे कैसे ले सकते हो सर। ओके। तो मैंने एक ड्राफ्ट किया, पूरा प्रॉपर मेल उनको लिख दिया। मेल लेके गया तो मेरे साथ फिर मैंने साइन कराया बच्चों से, करीब 150 या 200 बच्चे थे, सबने साइन करके दे दिए। हम गए, मैंने बोला कि सर देखो, हमने जब इनिशियली फीस दी थी तो इट इन्वॉल्व्स आवर लाइब्रेरी फंड, तो आपने उसके हमसे ऑलरेडी 5000 रुपये ले रखे हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि भाई एसी सारे टाइम चलता है तो उसका एक्सपेंस हमारा 1.5 लाख रुपए आता है, तो इसके अलावा भी हम स्टूडेंट यूनियन बना सकते हैं और सेंट्रल आईसीएआई विल ग्रांट यू 50 रुपीज पर स्टूडेंट। ओके। हाँ, तो दिस वाज ऑल रिटन इन इतना द रिसर्च वर्क करके गया मैं। तो That's nice. उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। अच्छा। उनका सर एक बार कंप्यूटर दे दो अपना आप मेरे को। मैंने 2 मिनट लिए, वो कहते कि होता तो अब तक मिल जाता ना, मैंने स्क्रीन ऐसे घुमा दी तो वैसे हो गए कि बच्चे चिल्लाने लग गए हु हा तो मैंने बोला चलो चलो करते हैं, हम बात करते हैं। उन्होंने अलग से बुलाया, वो बोलने लग गए कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो तो मैंने उस पूरी कन्वर्सेशन को मैंने रिपोर्ट कर दिया सेंट्रल आईसीआई में। ओके। तो आउट ऑफ 16 मेंबर्स 3 मेंबर्स केम फॉरवर्ड एंड दे सेड कि नहीं ये तो गलत है। हमने बैंड पहन लिए तो फिर वो अमाउंट उन्होंने रिड्यूस कर दिया। जो Okay. सिक्योरिटी भी 100 रुपये से 1000 की थी वो भी रिड्यूस कर दिया उन्होंने। तो इसके बाद उनसे मिलने गए हो अब इस मतलब ये दिखाते हैं जिसको कोई चीज पसंद होती है ना, वो अपनी हर स्टेज ऑफ लाइफ में वो चीज इनकॉर्पोरेट कर लेता है। राइट। क्योंकि मैं कहता हूँ कि सीए का मेरा एक भी पॉइंट ना कभी भी वो नहीं गया, वेस्ट नहीं गया। अगर मैंने पढ़ा है तो मेरे आज काम आ रहा है। राइट। चाहे वो अकाउंट्स का आपने भी पढ़ा है, वो भी बहुत काम आ रहा है। अकाउंट्स का कैसे काम आ रहा है? आज मैं अपने अकाउंट्स खुद मैनेज कर रहा हूँ ओके। लोगों को समझ नहीं आता क्या डेबिट क्या क्रेडिट। अच्छा, अकाउंट्स में भी सही में मतलब ही वाज ऑलवेज क्यूरियस। मैं जो अब माइंड है ना कि ये कभी भी ये ऐसे नहीं कि नहीं डेबिट मैं किया रटता है नहीं था, किया। मैं समझता था। कभी भी बताओ नहीं। मेरे को ये हाँ। क्यों हुआ। तो ये पीछे एक बार मुझे याद है, मैं शादी में गई थी, इसका टेस्ट था, एग्जाम था, अगले दिन एग्जाम था। तो मैं शादी में थी, इसके डाउट्स, अच्छा आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द डाउट्स कि जो बच्चे डाउट्स लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं आधे घंटे के बाद करती हूँ। आधे घंटे के बाद जब मैं आवाज़ें आ रही थी पीछे से हमारे यहाँ शादी वादी की, बट आई वॉज लाइक, एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्ट, ही वॉज बिल्कुल अच्छे से इंटरेस्ट से ही वॉज लिसनिंग टू मी एवरीथिंग एंड ही हैड ऑल हिज पॉइंट्स। मैम इसमें ऐसे से क्यों हुआ, इस वाले इलस्ट्रेशन में ऐसा क्यों हुआ, मतलब लाइक वही होता ना, देखो हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो तुम्हारे अंदर वो 11th तभी मुझे मज़ा भी आता था। मैंने आपको बताया ना, आई यूज टू वेट फॉर हिम, मतलब आई यूज टू वाइंड अप माई किचन वर्क। मैं कैसे तैसे इसको सुलाने की कोशिश करती थी कि सो जाए मेरे बच्चा, इशू वॉज देयर, और मैं कहती थी मैं इसके बाद मैं पढ़ने बैठाऊंगी इसे। एक कई बार होता है ना कि हमें एज टीचर क्लास ले रहे हैं, चल रही है क्लास, हो रही है, ठीक है, हमने काम कर लिया, जॉब कर लिया, और एक होता है जब मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, उस बच्चे का इंटरेस्ट लेवल भी बोल रहा है और मुझे मेरा मन कर रहा है कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊंगी, तो वो रेसिप्रोकेशन शायद दोनों तरफ से होती है और तभी मज़ा आता है किसी काम में। और मैं तभी इसी काम में आज तक मैं बोर्डम महसूस नहीं करती। मतलब आज भी मैं इन बच्चों को कई बार ना, आकाश मैं 6 बजे बोलती हूँ, आज भी मैंने कल अभी एमआर का पेपर है, मानव रचना का, बच्चे मेरे पास जैसे आते हैं तो मैंने इन बच्चों के 4 बच्चों के मैंने फ़ोन ले लिए रात को, फ़ोन विलिंगली। पहले एक लड़की ने तो थोड़ी हल्ला मचाई और उन्होंने विलिंगली अपने फ़ोन मेरे पास सबमिट कर दिए, जबकि आजकल के बच्चे बिना फ़ोन के तो रह ही नहीं सकते। फिर इसके बाद ये बच्चे मेरे को अभी सुबह 6 बजे का टाइम था, जैसे आपके पास आज 10 बजे मुझे आपसे मिलना था, मैंने कहा देखो मैं 6 बजे आपको करा सकती हूँ अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्योंकि कल पेपर है इनका। तो बच्चे आए, मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा कि नींद आई, आज अच्छी नींद आई? कहते मैम आज हमें वैसी नींद आई है क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। कहते हम आज सोए हैं, वरना रात को बच्चे सोते ही नहीं है। जब से ये कोरोना का ये जो खत्म भी हुआ है कोरोना, लेकिन वो बच्चों को इतनी
आदत बन गई है, लगातार फोन को चेक करना है। मैं फ़ोन बच्चों में, जैसे मेरी बेटी है तो मैं तो फिर वो फ़ोन देख के जब भी अगर यूज़ भी कर रहा होता ना, वो कहती फ़ोन गंदा रख दो। हाँ, नहीं, दैट तो इज अ फिर वेरी हम, गुड क्वालिटी। साइड में ही रखते हैं हम क्योंकि ये mostly। बीमारी ये बीमारी बन चुकी है बच्चों के अंदर। मैं नहीं तो आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछूं, जैसे हाँ। मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, रिसेंटली 18 वीक्स को मैंने पैन कार्ड का अप्लाई किया ऑनलाइन। ऑप्शन था कि मैं किसी ऑफलाइन किसी दुकान पे जाके अप्लाई करूँ, तो मैं उस टाइम ऑनलाइन करके देखता था कि मैं करूँ सीखने को। ठीक है। तो एक वेबसाइट थी google.pancard.com करके, मैंने उस पर जाके डिटेल्स वगैरह फिल करी और उन्होंने 300 रुपये फीस मांगी, जो पैन कार्ड के नॉर्मली जाते हैं, जब बंदा दुकानदार मिलता, तो मैंने उनको ऑनलाइन पे किया। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कराने के लिए आप हमें कुरियर करो। उनका कुरियर का एड्रेस है अहमदाबाद, गुजरात का। अब मैंने ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो पे कर दिया उनका, और वो कह रहे हैं कि कुरियर के लिए भी तुम गुजरात के लिए पे करो। और जब मैंने बोला कि मेरे को एप्लीकेशन रिफंड के लिए करना है, तो ना तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास अवेलेबल है वेबसाइट उसकी, और जब मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे को कॉन्टैक्ट करना है, आपने कॉन्टैक्ट कीजिए, एप्लीकेशन कैंसिल करना है, रिफंड चाहिए, तो मैंने 4-5 बार अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक उनका कोई वो नहीं आया। तो ऐसे केस में मेरे पास अब क्या है? देखो, दो चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिसर्च और इम्प्रूव करो। रीज़न बीइंग, आप अगर प्राइमरी सोर्स नहीं ढूंढोगे ना तो आप ऐसे ही फंसे रहोगे। प्राइमरी सोर्सेज हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट जहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। NSDL की वेबसाइट है जिस पे आप पैन अप्लाई करते हो, तो वो सोर्स करोगे तो एक तो 300 की जगह 105 फीस है, वो लगेगी, ठीक है। कोरियर चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और सेकेंडली, अगर आपने वो कर लिया तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर इस केस में अगर पे कर दिया है तो आप ढूंढो कि भाई आप कंप्लेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो उनके अगेंस्ट में। पुलिस में चले जाओ, पुलिस एंटरटेन करेगी नहीं, बट उनके ऊपर प्रेशर रहेगा यार 300 रुपये के लिए। कहाँ कहाँ लिख दिया। ट्रू, वही स्टोरी होगी। तो मैं क्या करता था, अगर मेरे 100 रुपये भी किसी ने ले लिए ना, तो मैं सीधे प्राइम मिनिस्टर को लिख देता था। मैं राष्ट्रपति भवन गया था, तो मैंने वहाँ से अशोका पिलर खरीदा। वो उसने दिखाया ठीक मेरे को, नीचे राष्ट्रपति भवन छपा हुआ था, उसने गलत दिया मेरे को, और मतलब उल्टा छपा दे दिया उसने। मैं अगले दिन गया, वहाँ बिना अपॉइंटमेंट के जा नहीं सकते राष्ट्रपति भवन में। ओके। मैं गार्ड से लड़ने लग गया, मैं 1 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा भाई मैं लेके जाऊंगा इसको, तुमने गलत कैसे दे दिया ये। तो उसने मेरे को 1 घंटे वेट कराया, कहता है ये नहीं मानेगा, लॉ का स्टूडेंट है। और स्पेशल परमिशन आई राष्ट्रपति भवन से, अंदर से मेरे को जाने दिया ऑल द वे। मैं पूरा हॉल में वहाँ गया हूँ, और मैंने कहा अरे क्या किया तुमने। दिखाया कुछ, दिया कुछ। मैंने कहा मैं पैसे लगा के आया हूँ, वो भी दो। तो उसने मेरे को की चेन एक्स्ट्रा दिया। A lawyer is always a lawyer. वो केस चला 3 साल, ठीक है। तब तक मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी। मैं आर्ग्यू करने पहुंचा, दे सेड वी आर रेडी टू सेटल। इनका लाख रुपए की बाइक थी, 1.25 की हो गई है। वो कहते हैं हम 1.25 दे देते हैं आपको। ओके। और क्योंकि अगर एक डिसीजन आ गया तो फ्लड गेट ओपन हो जाती है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे। राइट। तो उन्होंने फिर अलग से 11,000 रुपये मेरे को लिटिगेशन के दिए, और और 1,25,000 वो दिए। वन जीत लिया। गुड 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 भैया, ये तो बहुत बढ़िया किया। वैसे जस्ट एक वो करना चाह रहा हूँ टाइम चेक कि अभी मतलब ये तो अनलिमिटेड कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपके पास आप बता दीजिए, आप तो मेरे को लगता है आप टाइम शायद अभी आपका खत्म ही हो रहा है। हाँ नहीं, ठीक है। नहीं आपका, आपको आप बताओ अब अपना लास्ट कुछ। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन पूछ लो अगर। एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने एक पॉडकास्ट सुना था प्रदीप राज का, तो उन्होंने एआई को काफी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस किया था कि वो अपनी ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं, एआई का काफी यूज हेल्प कर रहे हैं चैट तो जीपीटी इसके में। ऊपर आपका क्या ओपिनियन? देखो, एआई हमारी हेल्प जब तक कर रही है तब तक ठीक है। अब उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं वो थोड़े से समझने पड़ेंगे। अभी काफ़ी सारी डिबेट्स हैं कि भाई एआई क्या क्या चीज़ें कर रहा है। आपका फ़ोन की डिवाइस ले रहा है, डिवाइस की लोकेशन ले रहा है। AI means what? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Okay, artificial. Right. और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि एआई ने एक वीडियो भी दिखाई है कि अगर आप अपलोड करते हो अपनी फ़ोटोज़, फिर बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या क्या हो सकता है।
जैसे कि उनकी फोटोज को वो स्कैन कर सकते हैं, सिग्नेचर ले सकते हैं, आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके तो मिसयूज का डार्क वेब पर काफ़ी मतलब रिस्क बढ़ गया है। ओके 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 तो इसलिए सोशल मीडिया तो कलेक्ट करती है आपसे, परमिशन लेके कलेक्ट करती है वो आपसे, कहती और हम है कि permission दे देते हैं। स्टोरेज चाहिए, दैट मीन्स आपकी गैलरी की सारी फोटोज उनके पास चली गई। ओके ठीक है, योर लोकेशन, दे नो वेयर यू आर, व्हाट यू आर टॉकिंग, मतलब इस तरीके की चीजें हैं। तो एक डाटाबेस तैयार होता जा रहा है, दे मे और मे नॉट, इस पे डिबेट्स हैं, मतलब डिबेटेबल टॉपिक है। ये तो एक जनरली हो गया, लॉ में आपके हिसाब से इसका लॉ में तो हेल्पफुल ही है, आपको कुछ सर्च करना है। अब पहले क्या था कि भाई हमें लाइब्रेरीज में बैठ के रिसर्च करना होता था, नाउ वी आस्क क्वेश्चंस एंड दे प्रोवाइड अस द बेस्ट आंसर। ठीक है, कि कौन सी जजमेंट में बोला गया था, कौन सी में नहीं, तो टास्क इजी कर दिया है। बट इसका एक डीमेरिट ये है कि जो आप एक चीज को ढूंढने के लिए 50 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ते थे ना, वो अब आप नहीं पढ़ वो पा नहीं रहे। पढ़ते, राइट। टाइम बचता है बट वो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलता है। ये कुछ पूछना ठीक है। पूछना बहुत है इन्हें तो, मतलब आई थिंक कि कभी अगर और फ्री होगे तो एक और नहीं जरूर सेशन रखेंगे, लेकिन अब मैं और भी बच्चे, काफी बच्चे हैं यहाँ, मैं तो इंटर्न्स के लिए जैसे जो काम मैंने किया है ना, मैं उनको वो काम दे देता हूँ कि भाई फाइल योर RTI, ओके जो इन्फॉर्मेशन जिससे भी। क्या पूछा? ऑफिस का टूर क्या तुम चले गए? आप काम कर लेना। हाँ वही मतलब एनी टाइम एनी टाइम। सेक्टर 11 है मेरा ऑफिस। मेरा एक ऑफिस सफदरजंग एनक्लेव्स है, एक ऑफिस चंडीगढ़ है। तो बेसिकली हम 6 पार्टनर्स हैं इसमें, दो पार्टनर्स चंडीगढ़ के हैं, 2 दिल्ली से हैं, 2 हम यहाँ से हैं। और बल्कि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, और वाकई में ये चीज़ एप्लीकेबल है, जितना हम पढ़ाकर, मतलब जितना ये बच्चे पढ़ के नहीं एजुकेशन ले सकते लॉ की, उतना ये काम करके ले लेंगे, ये पक्की क्योंकि बात अगर है। किसी को अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो आई कैन गिव यू माय अकाउंट्स, करो मेंटेन। नहीं दे बोथ आर टू गुड, एंड अभी तो और भी बच्चे हैं, दे आर क्वाइट गुड, मतलब दोनों ये सारे धुरंधर ही बैठे रहते हैं हमारे पास तो। ये और भी केसेस जैसे मैं इंटर्न्स को जो देता हूँ, मैंने अपने टाइम पे किए हैं, जैसे RTI फाइल कर दो आप मेरे को। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना इन बच्चों को लेके एक ग्रुप भी बना लिया है आप लोगों के लिए, हमारा अलग एक सिमरन एलुमनाई ग्रुप है, हमने अलग बना लिया है। क्योंकि क्या होता है आकाश, कई बच्चे उन लोगों को ना कि कहाँ जाएं, जिसको लॉ करनी है कहाँ करें, क्या करें, गाइड करने के लिए कोई अगर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपने जैसे अभी बोला कि आप इंटर्नशिप सर्विसेज में आप एज एन इंटर्न भी रख सकते हैं, तो दे हैव ऑल गुड अपॉर्चुनिटीज विद देम, कहीं धक्के नहीं, एंड विद अ रियल नेटवर्क बिल्कुल दिल बी वर्किंग। उनको समझ में आ जाएगा, और फिर मिलेंगे भाई, इंटर्न से मिलता है, हाँ। और फिर आगे एडवोकेट से मिलते हैं, बिल्कुल। और फिर आप ऑफिस स्टाफ से भी मिलते हो, कोर्ट स्टाफ से भी मिलते हो, आपको वर्किंग समझ में आ जाती है। वर्किंग समझने के लिए 1 साल चाहिए आपको, मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए, अच्छा उस कोर्ट में जाना है तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कौन से कोर्ट में क्या हो रहा है। बट एक चीज मुझे जो आकाश में मुझे जो आपकी भी समझ में आई ना, कि आपने अगर एक छोटी सी चीज है ना, आप उसके पीछे पड़े रहे हो, मैं तभी आपको, मेरे ख्याल से आज आप जिस मुकाम पर हो, यू हैड ऑफिसेस हियर देयर इधर, तो मेरे ख्याल से वो इसीलिए है क्योंकि जब हम एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, चाहे वो छोटी सी चीज थी, वो दैट पैशन एक्चुअली वर्क्स। मैंने एक MCA पे 100 रुपए की फीस पे करी थी, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख दिया था कि मेरे 100 रुपए काट एंड दैट वाज माय लर्निंग प्रोसेस। अब तो मैं ये सब नहीं करता। इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इनजस्टिस टॉलरेट करना ही नहीं है। ये इनोसेंस भी दिखाता है बट डेयरिंग भी दिखाता है। यस, ये करने से तो मतलब प्रोसीजर भी समझ में आता भोली है। शक्ल पर नहीं जाना चाहिए आकाश के। दिस इज वेरी नाइस। और जैसे वाटर बॉटल केस किया था मैंने, वो भी लॉ के टाइम ही कर दिया था मैंने। अच्छा, वो क्या था? कंप्लीट नहीं हुई थी। दोस्त ने बोला यार तू कह रहा था कि यार एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते MRP से, हाँ, और 14 रुपए की बोतल थी, दे हैव चार्ज मी 78 रुपीज ओके। मैंने कहा भाई रुक, केस करते हैं। सो गुड। पुलिस वालों के साथ तो काफी फायदा होता होगा, कोई भी ऐसे रोक नहीं करता मैं, पुलिस वाले तो मेरे से खैर मतलब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरीके के हैं, बट कुछ मेरे को ऐसे, मैंने उनके वारंट वगैरह करा दिए थे पुलिस वालों के। हाँ, उनकी सैलरी अटैच करा दी थी। अच्छा एक वो बताओ आकाश, जैसे कई बार होता है सीट बेल्ट नहीं लगी होती है ना, तो हम लोग रोक लेते हैं,
तो अभी तो वही होता है कि 100-200 रुपए दिए, 300 रुपए दिए, निकल लिए। देखो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी ना, मेरी रिकमेंडेशन है आप चालान पे करो, 100 रुपये मत दो। ओके। ठीक है, वो जेन्युइन है तो मशीन निकालेगा, अदरवाइज मशीन ही नहीं है तो कहाँ से काटेगा चालान। अच्छा, मशीन भी इनके पास नकली होती है? नहीं होती नहीं है, कई बार वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। ओके, अच्छा। कौन लोग सीज कर सकते हैं उसकी भी पावर होती है, आपकी गाड़ी को कहते हैं कि नहीं बाउंड हो गई गाड़ी, ऐसे नहीं होती ना, बाउंड के लिए दे हैव टू गिव जस्टिफिकेशंस। लॉयर्स को जनरली वो छेड़ते ही नहीं है, मेरे को लगता है पुलिस वाले, क्योंकि उनको पता है कि 10 लॉ बना के मेरे को नहीं, गलत भी होते हैं, हम भी होते हैं गलत, तो चालान भी पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो वाटर बॉटल केस में भी फिर हमने केस किया था, उसमें फिर एक्स्ट्रा पैसे मिले थे हमें, 10-15 हज़ार रुपये मिले थे। ओके, 78 के, ओह माय गॉड। तो वो भी फिर दोस्त को ही दे दी थी, मैंने कहा जा तुम मुझे दे। उसमें भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, उसमें रूल 18 सब रूल 2 है, वो कहता है कि कोई भी चीज MRP से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं, अगर आपको कुछ साथ में फैसिलिटीज दे रहे हो, ठीक है, ग्लास भी दे रहे हो, वो कर रहे हो, एम्बियंस प्रोवाइड कर रहे हो, इन दैट केस दे कैन चार्ज। ठीक है, बट दे हैव टू जस्टिफाई इट। अब कंसेप्ट आ गया डुअल प्राइसिंग का, कि भाई होटल्स के लिए एक्सपेंसिव बॉटल्स, बाहर के लिए सस्ती बॉटल्स, तो वो भी मेरे ख्याल से स्टेट कमीशन ने बोल दिया है कि भाई दैट इज आल्सो इलीगल। एक रेड बुल की बोतल के लिए केस हुआ था, DK स्नैक बार का केस था एक, अच्छा, एयरपोर्ट में हुआ था चेन्नई में। रेड बुल की बोतल 75 की थी, 150 करी थी, उसके ऊपर 50 लाख की पेनल्टी लगाई थी। ओके, एंड हाउ इज दैट पेनल्टी अमाउंट डिसाइडेड? वो तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है ना कि आपने इतनी सेल करी है और इतने 50 लाख, और उसको 1 लाख रुपए के लिए बोला था नेशनल कमीशन ने। दिस वाज इन नेशनल कमीशन, देन दे इवेंचुअली फाइल्ड एन अपील SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ वो मैंने फॉलो अप नहीं लिया। दिस इज अ वेरी लविंग एंड अ वेरी मतलब एडवेंचरस प्रोफेशन। बट मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इतने पॉडकास्ट में काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, क्योंकि इतना क्यूरियस है ना कॉमन पब्लिक, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। हाँ, डोमिनोज में आप देखोगे जो चल रहा है हमारी जिंदगी में उसी पे सब कुछ हो रहा है। राइट। डोमिनोज में देखोगे, वो पहले तो प्रिंटेड आते थे उनके कैरी बैग, अब वो प्रिंटेड नहीं आते। अच्छा, कभी नोट नहीं किया अभी है। अच्छा, तो व्हाट कैरी बैग पे देयर वाज अ जजमेंट ऑफ, मतलब काफी सारी कमीशन थी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन देन स्टेट कमीशन, कि भाई आप एक तो कैरी बैग के लिए चार्ज कर रहे हो, यू कैन नॉट चार्ज इट। ठीक है, और स्पेशली व्हेन यू हैव पब्लिसाइजिंग योर एडवर्टाइजिंग थ्रू द मनी ऑफ द कस्टमर। ओके, तो यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम देम, और उस पैसे से, उनके पैसे से खुद की पब्लिसिटी। बट देन दिस इज हैपनिंग इन आई थिंक मेनी ऑफ द दिस इज ऑल इलीगल। आप चले जाओ आदित्य बिरला वाले चलो, मुझे store हाँ में, पता है, जो एक फैशन दो स्टोर्स हैं, H&M, Zara, वहां पर भी ये सब हो रहा है, दे आर चार्जिंग यू एंड सो डोमिनोज पता नहीं केस करेगी कि नहीं मेरे केस। बट डोमिनोज खाली इस पैकेजिंग से दे आर मेकिंग मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज। ओके, दैट इज व्हाई दे आर विलिंग टू मतलब चार्ज, स्टिल दे आर चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर्स। अब बंद कर दिया है उन्होंने कुछ टाइम से। नहीं, लेकिन आई थिंक दिस प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी स्टोर्स अभी भी राइट नाउ। फाइल योर केस। ओके, इंटर्न्स करेंगे। और जो इंटर्न्स है ना उनको ये टास्क है। हाँ, मैं यही बोलता हूँ कि जो भी केस है ना तुम्हारा पर्सनल, वो करो। Amazon से मैंने एयरटेल के बिल से मैंने 30,000 रुपीज रिफंड लिया हुआ है, बेस्ड अच्छा। ऑन देयर सर्विस। मगर मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं मिल रहा, कॉल ड्रॉप हो रही है, दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग अस डेफिशिएंसी इन सर्विस, दे हैव टू पे टू अस। कमाल हो गया तुसी। पैशनेट होना पड़ेगा इसमें। मैंने लाइफ में जो दिक्कत हो रही है उसको फेस करो, जब भी सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी सी दिक्कत थी, वो इन्वेलप, वो मतलब वो जो इन्होंने खरीदा अशोका पिलर वाला, वो उसके लिए, लेकिन उस पर भी आप ये देखो ना, इन्होंने एफर्ट तो क्या किया, अगले दिन दोबारा गए हैं, ही वेटेड देयर फॉर 1 आवर। वही इसमें एक ये भी है ना कि कस्टमर को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें नहीं, अवेयरनेस के बावजूद आकाश, जो पेशेंस आपने दिखाई है, आप पेशेंस भी तो देखो ना, आप दोबारा वापस कौन दिल्ली जाता, अच्छा छोड़ना यार,
टेढ़ा ही तो लिखा हुआ है। नहीं एक्स्ट्रा वैसे लगा के गया हूँ मैं, Right. मैंने 300 रुपये का था, बट मैं नहीं यार ऐसे कैसे करती है, मैं तो जाऊँ। तो प्रोसीजर भी पता लगता है कि नहीं, रूल्स कैन बी मोल्डेड। मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया उन्होंने अलग से कि भाई जाओ, स्पेशल परमिशन आई है वहाँ से राइटिंग में कि भाई यहाँ आया था ये बंदा और ऐसे ऐसे। मैंने कहा रिसिप्ट है मेरे पास, सब कुछ है, आप क्यों नहीं दोगे मेरे को? When to achieve something ना, you need to leave your comfort zone also. That is the basic thing. पीछे नहीं लगोगे तो नहीं होगा काम, किसी को ही मतलब नहीं है ना। जज भी इतनी फाइल होती है, वो सामने जो आर्ग्यू करता है, एडवोकेट जो पुश कर रहा है, उसी की सुनता है। अच्छा यार तेरी सुन लेते हैं पहले, ठीक है बोल। एक लड़की अभी आई नहीं है, साक्षी, शी वुड तो बी सो मच हैप्पी। वो भी बहुत क्यूरियस रहती है जानने के लिए। जैसे मुझे कैसे पता चलता है क्यूरोसिटी, क्लास में आकाश पढ़ा रही होती हूँ ना मैं, यस मैम यस मैम यस मैम चल रहा होता है, तो कई few students, I think among 30 students, 1 or 2 students, they just ask me, मैम ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर क्यों हुआ है? वहां उस बच्चे की अच्छा रीजनिंग, दूसरे बच्चे जैसे सोच रहे हैं यार हो तो रहा है, कर तो रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो खत्म होगा, 1 घंटे का टाइम तो बीतेगा क्लास में। लेकिन जहां पर वो एक बच्चे की क्यूरोसिटी आ जाती है ना, तो वो आप ये देखो ना, प्रोपोर्शन क्या है, 30:1। लेकिन फिर अब वो एक्सेप्शन है, तभी ये कहीं है। मेरा 21st का एग्जाम है, मतलब उसके बाद एक हफ्ते तक चलूंगा। उसके बाद मेरा फरवरी में जाके रिजल्ट आएगा 25 के बाद, तो 2 महीने की टाइम में मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। कर लो, मोस्ट वेलकम है। नहीं, he is a very sweet person. मैंने एग्जाम्स कभी सीरियस नहीं लिए, ना बोर्ड्स लिए। मैं मैम के सामने बोल रहा हूँ, पढ़ता जरूर था, सिर्फ पास होने के लिए, उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा। फिर भी अकाउंट्स में मेरे 89 मार्क्स थे। लेकिन ही वाज ऑलवेज लर्नर थे ये, मार्क्स के पीछे ये कभी नहीं भागा। राइट। मैं कभी भी बीकॉम में भी नहीं गया। लॉ में मेरे को बीकॉम में फेल कर दिया था डीयू ने। अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं लॉ में फेल हो जाऊँ। मैंने रीवैल्यूएशन फाइल किया, उन्होंने पास कर दिया। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल उस टाइम मैं चाहता था कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कैसे लॉ में मैंने सब कुछ लिख के आया हूँ, उसमें मेरे को फेल कर दिया। मैं गया, मैं करके आया, एप्लीकेशन दिखा दिया, देखो उन्होंने पास कर दिया। आज डॉक्यूमेंट। सो गुड। फिर टैक्स में मेरे को सीएलसी में फेल कर दिया था। अच्छा। मैंने कहा टैक्स तो मैं सीए करके आऊँ, मैं कैसे फेल हो गया। मैंने फिर रिवैल्यूएशन भरा उसमें, तो रिवैल्यूएशन की रिपोर्ट आई नहीं तब तक, तो मुझे रीअपियर होना पड़ा उसमें। ओके। रीअपियर हुआ तो मेरे मार्क्स आए उसमें 72। अच्छा। सो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दैट वाज द रिकॉर्ड ऑफ कपिल सिब्बल। अच्छा। ओके। 72% जो आए थे, ओके। वो उससे ऊपर किसी के नहीं आए। बट ओवरऑल मेरे टैक्स में आए और बाकियों में मेरे फिर एवरेज आए। ओवरऑल परसेंटेज 55 बनती है मेरी, और 55 इज ए गुड परसेंटेज इन डीओ। 60% तो जिसके ऊपर है तो ही इज द टॉपर। 64 पे मेरी पार्टनर है भूमिका अरोड़ा, तो शी वाज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी उस टाइम पर 64 पे। तो ठीक है, मेहनत करो, होता रहेगा। सीरियसली। चलो जी, तो लेट्स माइंड अप नाउ। हाँ, और कोई क्वेश्चन? मेरे को लगता है एक दोबारा से बाद में करना पड़ेगा। यस, और करना भी पड़ेगा मेरे ख्याल से। जब बच्चे देवर और मतलब बहुत ही वो तो मेरा हर दिन ऐसे है, 8-10 केस डेली ऐसे होते हैं, मेरे को याद भी नहीं आते कितने तो कर जब तुम केस पे केस, फाइल पे फाइल डाले जा रहे हो, है ना, ये तो चीज एक इनक्रेडिबल। मतलब क्या होता है, ये बात इसकी नहीं है कि इसका है कि आप छोटा सा भी चीज उसको भी आपने इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है और उसको अपनी लाइफ में भी कर रहे हो आप, चाहे वो बचपन में थे चाहे वो अब हो। कॉलेज टाइम तक मैंने जैसे आरटीआई के कोर्स भी कर लिए थे कि भाई कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे आरटीआई, चलो लेट्स रीड अबाउट इट, कोर्स ज्वाइन कर लिया आरटीआई का स्पेशल। इस तरीके सेंट जेवियर से मैंने कर लिया कोर्स फॉरेंसिक साइंस में। इस तरीके से साथ में मैंने बहुत करता गया। आईएलआई से मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही मेरी मास्टर्स है एमआईटी से। अब पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, ओके। सो व्हेन डू यू गेट टाइम फॉर ऑल दिस थिंग? टाइम तो निकालना पड़ता है। सुबह के 24 घंटे हैं, ये तो बात समझनी पड़ेगी सबको। दैट इज द रियलिटी। सुबह उठ के वाला टाइम है, मेरे को
तो लगता है मेरा पहला हाफ चल रहा है। 10 बजे मेरा पहला हाफ स्टार्ट हुआ, गलत है और ये। आप आ रहे थे। वरना he would be sleeping then. एंड आज भी जो लेट हुए हम, मतलब that is because of me. और मुझे पता है आकाश, मुझे लगता है कि he will be the one who will be motivated the most by your conversation. हाँ, मतलब I तो got very much motivated. और जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं उनके लिए लॉ प्रोफेशन बहुत अच्छा है, अच्छा, बिकॉज पेटेंट्स में चीजें हम नहीं देख सकते जो इंजीनियर्स देख सकते हैं। he is very good in it, but मुझे तो लगता है ये कर सकता है लॉ। डिफरेंट हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ और ही कर रहा था, लेकिन मतलब वैसे ही मैं इन जनरल बहुत मोटिवेटेड हूँ कि छोटी मतलब पैशन वाली चीज है कि छोटे छोटे स्टेप्स से जिस पे पैशनेट होना पड़ेगा, यू हैव टू गो विद दैट इज मतलब अथॉरिटी चैलेंज करना, वो रिसर्च है कि आपको प्राइमरी सोर्स देखना है हर चीज़ों का। अगर आपने प्राइमरी सोर्स मिस कर दिया ना तो मिसलीडिंग चीज़ें हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, भाई जजमेंट तो दिखाओ आप, या फिर खुद ढूंढो जजमेंट, बिकॉज एक ही चीज़ की ऑथेंटिसिटी है जो कि प्राइमरी सोर्स है। अपने वाले केस में यही सोच रहा था कि लॉ तो नेग्लिजेंट बंदे को रेमेडी प्रोवाइड करता नहीं, तो मेरे को होगा नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नेग्लिजेंट थे बेशक से, मगर आपको पेनलाइज थोड़ी किया जा सकता है उसके लिए। और नहीं तो उसने ये cheat जो अभी किया। इन्होंने केस बताया उसके लिए इनको अब क्या करना चाहिए? देखो, रीड अबाउट सेक्शन 415 दैट डिफाइंस चीटिंग, और 420 इज पनिशमेंट फॉर चीटिंग। रीड द इंग्रेडिएंट्स। वो कहता है कि इंड्यूसमेंट उन्होंने किया कि दे हैव ऑफर्ड द वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आपको इंटेंशनली, नोइंगली एंड फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपको चीट किया। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए 415 के, 415 के, कि भाई उन्होंने बोला कि आप ऐसे पैसे लगाओ, फिर आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कोरियर सर्विस भी चार्ज करेंगे। दैट मीन्स दे न्यू दैट दे आर गोइंग टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर द कोरियर अमाउंट विच दे हैव मिसकंसील्ड, सो हेंस चीटिंग का केस बनता है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर लॉ का कर रहे हो तो ये तो सबसे ज्यादा लाइव एग्जांपल है। जो ये करना चाहते थे उसको इन्होंने अपनी जिंदगी में अमल करना स्टार्ट कर दिया। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? जहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हो, एटलीस्ट राइट ए लेटर। रेस्टोरेंट में गए हो, सर्विस नहीं पसंद आई, आस्क देम प्लीज गिव मी द कंप्लेंट रजिस्टर। The moment you will ask for complaint register, they are going, so what happens, sir, please tell me." right. True, very true. Service charge they can't charge as per the circular, but still they charge it. दे राइट कि मेन्यू में लिखा है हमने तो हाँ, they do right now. दे से They say, but we have agreed to pay you only when we are satisfied. If we are not satisfying on the service charges, then you don't need to pay it because it is not mandatory. Okay. मैं तो सिर्फ बिल पे ऐसे लिखता हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, प्लीज रिमूव सर्विस चार्ज। और वो कुछ नहीं कर सकते उस पॉइंट। तो अगर आप चार्ज आकाश करोगे, वही होता है ना कि पता है क्या होता है, कई बार होता है कि कुछ अमाउंट के लिए ना हम इंसान क्या होता है, हम इतना आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, लेकिन वही और होता है कि आपको हम लोग कई procedure बार पता लग रहा है। बाइगॉन भी कर देते हैं, कोई नहीं। इंटेंशन है टू नो द प्रोसीजर, Right. वो इंटेंशन ये नहीं है कि आप किसी छोटे आप टिप कई बार उससे ज्यादा दे देते हो हाँ। उनको। बेसिकली सर्विस चार्ज इज द टिप अमाउंट। इफ यू आर हैप्पी यू गिव देम मोर देन दैट, Right. बट इफ यू आर नॉट, हाउ हमें दे कैन चार्ज? लॉफुली तो मत चार्ज करो ना। लॉफुली नहीं कर सकते। हाँ। ये कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर वो टिप वाला। यूएस में और कनाडा में है कि भाई हर चीज पे यू हैव टू पे द टिप, मैंडेटरी है, बट यहाँ नहीं है इंडिया। तो लॉ को समझो और फिर इंडिया में लोग वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से है, लोग हमेशा देते ही हैं स्टार्टिंग से, लेकिन वो बस मैंडेटरी मत बनाओ। मैंडेटरी नहीं हो तो फिर भाई आपकी Choice है। मतलब हाँ चॉइस है कि आप पे करना चाहते हो। इफ यू आर सेटिस्फाइड, मन से आपका आ रहा है कुछ दे दो। करेक्ट। इफ यू आर सेइंग दिस इज लॉ, नो दिस इज नॉट द लॉ। चलो, थैंक्स अ लॉट आकाश, एंड आई थिंक कि एक बार और मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगी एनी क्योंकि टाइम, एनी टाइम। थैंक यू यार, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। This was a very interesting Seriously, the best, one of the best.